सर ये हाँ, आप क्वेरी बोलिए से संजय। क्वेरी सेशन 18 को होने वाला था ना? ये क्वेरी सेशन अभी नहीं होगा, क्योंकि क्वेरी सेशन में लगभग वही करते हैं हम लोग कि एक एक टॉपिक उठा के उसके बारे में हम बात करते हैं। सो इसलिए वो मेरे दिमाग में ट्रिगर्ड लास्ट टाइम, एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्वेरी रेजोल्यूशन सेशन, कि एक रिवीजन सेशन करते हैं इंस्टेड ऑफ दिस, क्योंकि कोई क्वेरी पूछता नहीं है, मेरे पास कोई क्वेरी की शीट आती नहीं है कभी भी। अभी लगभग ये तीसरा चौथा साल है आई एम डूइंग दिस क्वेरी रेजोल्यूशन सेशन, बट उसमें क्विक रिवीजन ही होता है। तो इंस्टेड ऑफ दैट आई थॉट कि लेट्स डू द रिवीजन इटसेल्फ। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि लेट्स स्किप द क्वेरी रेजोल्यूशन सेशन। यहीं पे अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप पूछ लीजिए, और वैसे भी कई लोग बाद में पूछते हैं व्हाट्सएप पे या ईमेल करके कि मेरी ये पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस है, तो वो रिजॉल्व हो जाते हैं। तो बेसिक एक्सपेक्टेशन ये है कि आपका एटलीस्ट एक बार रीडिंग हो जाना चाहिए सभी टॉपिक्स का, क्योंकि यहां पे मैं एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा नहीं करूंगा। आपकी क्वेरीज है तो मैं वहां पे एक्सप्लेन जरूर करूंगा। द बेसिक एक्सपेक्टेशन is you have read all the topics at least once. I am going to brush up the concepts. एग्जामिनेशन में कौन सी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ सकता है ये मैं आपको बताऊंगा। आंसर किस तरीके से लिखना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। तो आपका एक रीडिंग और बेसिक लेवल पे एक अंडरस्टैंडिंग अब तक हो जाना चाहिए, क्योंकि आज तारीख है 11 मई, लगभग 7 जून को हमारा एग्जाम है, 7-8 जून, 2 दिन। तो एक महीने से कम हमारे पास टाइम बचा है। नाउ ऑनवर्ड्स योर फोकस शुड बी, अगर कुछ टॉपिक बचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट। आपके काम चल रहे थे ऑफिसेस में तो आपको टाइम नहीं मिला ज्यादा, दैट्स ओके। लास्ट मंथ आपका प्लानिंग है, लेकिन एक बार रीडिंग हो गया है यार, मुझे आपने सुना है ऑलरेडी रिकॉर्डिंग्स में, तो फिर आपका ये ब्रशअप क्विकली अच्छे से हो जाएगा। ये मैं आपको बताता हूं। मेरा स्क्रीन शेयर करता हूं और मैं आपको बताता हूं कि सेशन प्लान क्या है। ये हमारा सेशन प्लान रहेगा, इफ यू आर एबल टू सी द स्क्रीन, ठीक है। एक मिनट, हाँ, ओके। सो नाउ ये सेशन प्लान रहेगा हमारा। सेशन प्लान में आज हम लगभग 9 टॉपिक्स करेंगे, 9 क्या 8 ही टॉपिक्स करेंगे एज सच। तो उसमें IS1 प्रेजेंटेशन रहेगा, 37 रहेगा, प्रोविजंस, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज, कॉन्टिंजेंट एसेट्स। देन वी विल सी द एसेट रिलेटेड टॉपिक 16, 38 and 40, PP, intangible assets and investment properties. Then we'll look at borrowing cost. Then we are going to look at the concepts of 36, impairment, and then non-current asset held for sale, IFRS 5, and discontinued operations. Then we will look at IAS 19, employee benefits, and IFRS 2. हमारा डिस्कशन, ये मैंने R by R एक सेशन प्लान बनाने की कोशिश की है, जहां पे डिस्कशन कितनी देर चलेगा तो वो मैंने लिखा है, और उसको वी विल ट्राई टू स्टिक टू दैट टाइमिंग। नहीं तो एक बार डिस्कशन हमारा चलने लगा तो ऐसा ना हो जाए कि बाकी टॉपिक्स पे इंपैक्ट आ जाए। तो IS1 लगभग आधे घंटे में, 37-35 मिनट्स तक, काइंड ऑफ हाफ एन आवर। उसके बाद ब्रेक लेंगे। ऐसे नहीं कि हम पहले लेते थे 1.5-2 घंटे के बाद एक ब्रेक लेते थे। यहां पे ज्यादा देर तक हमें काम करना है, लगभग अराउंड 7 आवर्स, मतलब वर्किंग आवर्स। उसमें अगर ब्रेक का टाइम ऐड किया जाए तो 1.5 आवर्स वो हो जाते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो लगभग सोचिए कि हमें 8-8.5 घंटे काम करना है। सो 9 बजे से लेके शाम को 5:30 बजे तक कम से कम काम करना है। तो थोड़ा आधे 1-1 घंटे के बाद ब्रेक लेंगे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आज, कल और नेक्स्ट सैटरडे के दिन मोस्ट ऑफ द सिलेबस कवर हो जाएगा, ब्रशअप हो जाएगा। तो आप मोबाइल फोन्स
साइलेंट कीजिए, ना उठाए तो बेहतर है, तो इफेक्टिव ज्यादा रहेगा, क्योंकि स्पीड थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। बाकी सेशंस में कैसे होता था, थोड़ा सा कुछ टॉपिक छूट गया, आपका कंसंट्रेशन हिल गया, तो कोई दिक्कत नहीं आती थी, क्योंकि वहां पे पेस काफी स्लो था, तो मैं एक कॉन्सेप्ट दो बार रिपीट करता था। तो यहां पे वो चांसेस थोड़े से कम है। तो कोशिश कीजिए कि मोबाइल फोन्स अनलेस इट इज इमरजेंसी आप ना उठाए, और वीडियो आपका ऑन रखे तो आपका कमिटमेंट बनता है, सिर्फ मेरे लिए नहीं है वो, ये ध्यान में रखिए। मैं हमेशा ये कहता हूं, वीडियो ऑन रखेंगे तो आपके ऊपर कमिटमेंट आता है। आपका वीडियो ऑन नहीं है तो आप कहीं सोफे पे बैठे हैं, लेटे हैं, कहीं गद्दी पे बैठे लेटे हैं, तो ऐसा नहीं होगा, तो बेहतर आपके लिए है। इट इज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ योर टाइम, एंड दैट टू नॉट जस्ट बिफोर अ मंथ ऑफ एन एग्जामिनेशन। तो मैं टॉपिक 1 पे आता हूं, और टॉपिक 1 शुरू करेंगे यहां से। कोई चीज अगर आपको लगती है कि ये समझ में नहीं आई थी तभी भी, तो आप मुझे बताइए। अगर वो छोटी कॉन्सेप्ट है और क्विकली बताने लायक है तो मैं आपको इमीडिएटली बताऊंगा, बिल्कुल रोकिए मत। तो मैं एक एक करके आगे जाऊंगा टॉपिक में। तो यहां हम आधा घंटा स्पेंड करेंगे IAS 1 में। IAS 1 अगर देखा जाए तो हमारे पास ये टॉपिक कब आया था, तो मेरे ख्याल से ये हमने क्वेरी रेजोल्यूशन सेशन में किया था। तो क्वेरी रेजोल्यूशन सेशन में IAS 1 प्रेजेंटेशन से रिलेटेड टॉपिक देखिए। जून 2022 में एक सवाल आया था 8 मार्क के लिए, हाल ही में आया था 2 साल पहले, और एक आया था दिसंबर 2019 में 6 मार्क्स के लिए। थोड़ा सा थ्योरेटिकल सवाल जैसे आता है, तो पढ़ लीजिए एक बार। कोई ज्यादा ये रॉकेट साइंस वाली ये बात नहीं है, लेकिन इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, आपको ये प्रेजेंटेशन क्वेश्चन 1 में करना पड़ेगा। अगर आपको पता है तो, वैसे नहीं भी पता रहेगा तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो वहां पे वो कॉपी पेस्ट करना है आपको। कंसोलिडेशन का क्वेश्चन नंबर 1 होता है। तो कंसोलिडेशन के क्वेश्चन में स्ट्रक्चर रहता है। बैलेंस शीट का क्वेश्चन आया तो बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर, P&L का सवाल आता है तो P&L का स्ट्रक्चर। ये 2 चीजें आपको मिलेगी क्वेश्चन नंबर 1 में प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, अपार्ट फ्रॉम कंसोलिडेशन क्वेश्चन कॉन्सेप्ट। तो वहां पे NCI कहां पे प्रेजेंट करना है, ऑल दैट स्टफ। अदरवाइज बाकी चीजें वहां पे लिखी होगी तो वो देख सकते हैं। तो वहां पे आपका ये नॉलेज यूज में आएगा, अपार्ट फ्रॉम द सेपरेट क्वेश्चंस, जैसे जून 2022 एंड दिसंबर 2019 में 2 बार सवाल पूछा था डायरेक्टली। इसके पहले भी पूछा था, मैंने रीसेंट वाले सवाल लिए। प्रेजेंटेशन में जो इंपॉर्टेंट बात है वो देखी जाए तो 3 से 4 ही बातें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, टोटल कंपोनेंट्स कितने हैं वो जनरली सबको पता होता है, वो टोटल कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो देखेंगे। दूसरी बात, बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर, वो करंट नॉन करंट सेग्रीगेशन कैसे होता है। तीसरी बात, P&L का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे, और टाइप्स ऑफ P&L IFRS के लिए। वही क्वेश्चन जून 2022 में पूछा था। OCI से रिलेटेड कुछ बातें, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का कॉन्सेप्ट, उसके कंपोनेंट्स ऑफ OCI एंड उसका प्रेजेंटेशन, ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता इस टॉपिक में बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट बात है और बहुत ज्यादा डिस्कस करने वाली कुछ बात है, लेकिन OCI का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे वो डिस्कस करूंगा आज दोबारा से। प्रेजेंटेशन ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल अगर ये थ्योरेटिकल सवाल आता है तो ये बात जरूरी है, नहीं आता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज आपको ये टॉपिक का सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए। प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों चाहिए टॉपिक, व्हाई गाइडेंस इज रिक्वायर्ड ऑन IAS 1 ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ IAS 1 ऑन प्रेजेंटेशन इज बिकॉज हमारे प्रीवियस ईयर के साथ मैं कंपैरिजन कर पाऊं, सेम एंटिटी, एंड मेरे कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपैरिजन कर पाऊं, एंड वहां से इवैल्यूएशन एनालिसिस हो सके
कि वेदर आई एम डूइंग बेटर और स्टैग्नेंसी आई है या डिटोरियोरेट हो रहा है, वॉट एवर इट इज, तो वो कुछ बन पाए। इसीलिए ये एक ऑब्जेक्टिव सबसे पहला है, खुद से कंपैरिजन, मेरे पीयर्स से कंपैरिजन, खुद से प्रीवियस ईयर्स से कंपैरिजन और पीयर्स के साथ कंपैरिजन, कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपैरिजन। ये एप्लीकेबल होता है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोनों के लिए। इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर फुल फ्लेज बनाते हैं, हमारे सिलेबस में इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टॉपिक है नहीं, लेकिन इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब साल के आखिर से पहले क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर एंटिटी प्रेजेंट करती है तो उसका स्ट्रक्चर फॉर्मेट किस तरीके से होना चाहिए, ये 34 में दिया है, IAS 34। तो वहां पे लिखा है कि अगर एंटिटी डिसाइड्स टू प्रिपेयर फुल फ्लेज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरा, तो यही स्टैंडर्ड एप्लीकेबल रहेगा प्रेजेंटेशन के लिए। लेकिन अगर एंटिटी कंडेंस्ड बनाती है तो यह स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं रहेगा, सिंपल। एंड चौथी बात, ये प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटीज के लिए रहेगा, तो ये हमने बात पहले भी कर चुके हैं हम। नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस इसका एक कॉग्निजेंस ले सकते हैं, दे आर, इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर देम टू फॉलो दिस। कंपोनेंट्स, 7 कंपोनेंट्स है ये हमने देखे। नंबर 1 बैलेंस शीट, जिसको हम यहां पे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हालांकि यहां पे जरूरी नहीं है कि आप नॉमेनक्लेचर क्या यूज करो, मैंडेटरी नहीं है कि आप कौन सा नॉमेनक्लेचर यूज करो। नॉमेनक्लेचर आप बैलेंस शीट यूज कर सकते हो, एसओएफपी यूज करते हो, बट कॉमनली हम हमारे एग्जामिनेशन पर्पस के लिए डिसाइड करते हैं कि हम यूज करेंगे एसओएफपी, ठीक है। सेकेंड कंपोनेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये सेकेंड है। इसमें ओसीआई हमारे लिए नया कॉन्सेप्ट है पर से। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इज द थर्ड वन। नंबर 4 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। नंबर 5 नोट्स टू अकाउंट्स। ये 5 ही चीजें असल में देखा जाए तो, ओनली 5 थिंग्स। 2 चीजें कौन सी ऐड हुई है, तो ये 5 स्टेटमेंट्स जो है, एसओएफपी, स्टेटमेंट ऑफ P&L, ओसीआई, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एसओसीआई, नोट्स टू अकाउंट्स, ये करंट ईयर के लिए बताए हैं। सेम ऑल स्टेटमेंट्स वुड बी रिपीटेड फॉर द प्रीवियस ईयर। ये 6th कंपोनेंट उन्होंने बोला है स्टैंडर्ड में। एंड 7th कंपोनेंट इज एडिशनल बैलेंस शीट, एडिशनल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। वो 3 ही केसेस में एडिशनल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आएगा। नंबर 1 सिचुएशन वेयर देयर इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, तो हमने देखा था, आपने IAS 8 भी देखा होगा, हमने IAS 1 में भी इसके बारे में डिस्कशन किया था कि अगर मेरा कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होता है तो दैट इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन इफेक्ट रिट्रोस्पेक्टिवली। वो रिट्रोस्पेक्टिवली उसका इंपैक्ट देना जरूरी है। तो रिट्रोस्पेक्टिवली जब मैं उसका इंपैक्ट देता हूं तो मुझे मैंडेटरीली 1 साल प्रीवियस ईयर का ओपनिंग बैलेंस शीट प्रेजेंट करना मैंडेटरी है। तो कौन सा एडिशनल बैलेंस शीट चाहिए? अर्लीस्ट कंपैरेटिव पीरियड। अगर 2 कंपैरेटिव पीरियड्स है, सॉरी 1 कंपैरेटिव पीरियड है, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर का ओपनिंग बैलेंस शीट, so 31st March 2024 if it's a current year, previous year would be 31st March 2023, उसका ओपनिंग बैलेंस शीट इज 1st April 2022। ये मुझे रिस्टेट करना है, वो एडिशनल एसओएफपी आता है। वो IAS 8 में लिखा है कि किस तरीके से करना है, IAS 1 कहता है कि ये दिखाना पड़ेगा, ये प्रेजेंट करना पड़ेगा। कैसे करना है? IAS 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज, करेक्ट? एवरीबॉडी इज विथ मी? Second scenario, when there is error, material error, fraud, जब error हमारी इंटेंशनल होती है किसी की तो उसको फ्रॉड कहा जाता है। तो फ्रॉड है या एरर है, मटेरियल है, तो ये एडिशनल बैलेंस शीट दिखाया जाता है, वो रिस्टेट किया जाता है। एंड तीसरी बात, इफ देयर इज अ मटेरियल रिक्लासिफिकेशन, सो ये 5 स्टेटमेंट्स करंट ईयर के लिए, 6th component is same 5 statements for the previous year, so current year, previous year, and 7th is additional balance sheet in case of these 3 things, ठीक है, in these 3 scenarios। ये 7 स्टेटमेंट्स का स्ट्रक्चर, तो उसमें बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर पर से नहीं दिया। बैलेंस शीट के बारे में कहा है लाइन आइटम्स है, मिनिमम लाइन आइटम्स, ये मिनिमम लाइन आइटम्स फॉलो करने चाहिए, ये मिनिमम लाइन आइटम्स आने चाहिए बैलेंस शीट में, ये लाइन आइटम्स दिए हैं। इसके अलावा अगर कोई मेरे पास लाइन आइटम है तो मैं एडिशनली ऐड करूंगा। जरूरत नहीं कि इतने ही हो, जरूरी नहीं कि ये सब कुछ हो, ये भी है।
और इसमें से कोई लाइन आइटम हो ये भी जरूरी नहीं। लेट्स से रेलवे साइडिंग्स यहां पे नहीं है, कहां पे आएंगे? हो सकता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आएंगे, तो वो सेपरेटली कोई एक लाइन आइटम हमें दिखाना तो हम वो दिखा सकते हैं। ये दिखाना है ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन करंट एंड नॉन करंट फॉर्म। करंट नॉन करंट की डेफिनेशन है, तो करंट की डेफिनेशन और नॉन करंट की डेफिनेशन एज सच नहीं है। करंट का मतलब होता है ये पहले चार जो चीजें होती है, दीज आर ऑल करंट। इफ एनी एसेट हैज टू बी कॉल्ड एज अ करंट, ये चार में से कहीं एक पे वो फिट हो जानी चाहिए, चारों जरूरी नहीं है, चार में से कहीं एक पे भी वो फिट हो जाए किसी एक भी कैटेगरी में, तो उसको हम करंट कहेंगे उस एसेट। तो पहला कैटेगरी कहा है इफ द एसेट इज हेल्ड विद इन इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। तो ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में ये थ्योरेटिकल है सब, ठीक है, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकली नहीं। प्रैक्टिकली आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा और कई बार अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आज हम जो डिस्कशन करेंगे प्योरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, वो उतना ध्यान में रखिए, कहीं प्रैक्टिकलिटी में ज्यादा ला नहीं रहा। तो ये थ्योरेटिकल सवाल आता है तो आपको ये करंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। एनी एसेट विच इज हेल्ड विद इन इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल मतलब कैश टू कैश। मैं कोई एसेट परचेस करता हूं, रॉ मटेरियल परचेस करता हूं टू कन्वर्ट दैट इनटू फिनिश प्रोडक्ट, और उसको सेल करके जब कैश रिकवर करता हूं, फ्रॉम स्पेंडिंग कैश और इन्वेस्टिंग कैश टिल द पॉइंट ऑफ रिकवरिंग कैश इज अ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, कैश टू कैश। ये नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अगर वो एसेट रिकवर हो रही है तो इट इज कंसिडर्ड एज करंट। ये ऑपरेटिंग साइकिल एक ही कंपनी की अलग अलग ऑपरेटिंग साइकिल हो सकती है अलग अलग बिजनेसेस के लिए। कंस्ट्रक्शन बिजनेस हो सकता है, ट्रेडिंग बिजनेस हो सकता है, उसका अलग अलग हो सकता है। कंस्ट्रक्शन का ट्रेडिंग साइकिल ऑपरेटिंग साइकिल माइट बी 1.5 years 2 years ऑल्सो। ट्रेडिंग कंपनी जो है या ट्रेडिंग बिजनेस है उसकी लाइफ साइकिल माइट बी 30 days, नॉट मोर देन दैट। सो ये डिपेंड करता है आपका बिजनेस किस नेचर का है, तो ये उसको हम कहेंगे नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। इसके बियॉन्ड अगर कोई एसेट रिकवर होने वाली है तो उसको हम कहेंगे नॉन करंट, अदरवाइज वो करंट। सो एनी एसेट विच इज नॉट करंट इज नॉन करंट, एज सिंपल एज दैट। इससे ज्यादा कोई सिंपल डेफिनेशन हो ही नहीं सकती। तो करंट का डेफिनेशन ध्यान में रखिए, इट इज विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। सेकेंड, it is held primarily for trading purposes like inventory, like let's say your some stocks, investments in stocks। अब हालांकि ये इसमें नहीं आता, इस टॉपिक में नहीं आता कि आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स कहां पे क्लासिफाई कर सकते हैं, करंट या नॉन करंट, यहां पे नहीं आता, वो तो IFRS 9 में ही आएगा, लेकिन यहां से गाइडेंस मिलता है। ट्रेडिंग के लिए रखा है करंट सेक्शन में, इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स हेल्ड फॉर ट्रेडिंग करंट सेक्शन में आएगा, क्लासिफिकेशन चाहे जो भी हो, ठीक है। तो ये हेल्ड प्राइमरीली फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस। थर्ड, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड, रियलाइज्ड विद इन नेक्स्ट 12 months फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट से 12 महीने के अंदर अंदर अगर मैं रिकवर करने वाला हूं तो इट बिकम्स करंट। एंड लास्टली, कैश और कैश इक्विवेलेंट विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज करंट। इसके बाहर जो भी एसेट है इन चार कैटेगरीज में से उसको हम नॉन करंट कहेंगे, सिंपल। रेप्लिका है एक्सेप्ट फोर्थ पॉइंट फॉर लाइबिलिटीज, इसी का एग्जैक्ट रेप्लिका लाइबिलिटी में है, मिरर इमेज है, एक्सेप्ट फॉर द कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, इट कैन नॉट बी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, लाइबिलिटी हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, इसके एग्जांपल्स बहुत थोड़े हैं। लाइबिलिटी जनरली ट्रेडिंग के लिए नहीं रहती, बहुत रेयर एग्जांपल्स है। स्टैंडर्ड ने एक एग्जांपल दिया है, खुद के डिबेंचर्स इशू किए हैं मार्केट में, लिस्ट किए हैं और पर्पस है कि उसको ट्रेड करें, ये स्टैंडर्ड में दिया है एग्जांपल, लेकिन ये बहुत रेयर होता है, ऐसे कभी आपने देखा नहीं होगा। मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था, शॉर्ट सेल के लिए कुछ आपने स्टॉक्स लेके रखे हैं, शॉर्ट सेल करके। शॉर्ट सेल मतलब क्या? इन एंटीसिपेशन ऑफ डिक्लाइन इन मार्केट आप स्टॉक को बेच दिया, आपके पास है ही नहीं स्टॉक बट आपने बेच दिया, अभी बेच दिया 100 रुपए में, आपको पता है मार्केट नीचे जाएगा, ये 70-80 रुपए में जाएगा स्टॉक, 30 रुपए आपका गेन इंट्राडे इमीडिएटली, तब परचेस करोगे, सिचुएशन स्क्वायर ऑफ। तो ये जो सिचुएशन आती है इसको शॉर्ट सेल कहते हैं। लेकिन शॉर्ट सेल करने के बाद 100 रुपए में था शेयर, मैंने बेच दिया और इन एंटिसिपेशन ऑफ डिक्लाइन इन प्राइस
बट हुआ रियलिटी में वो अपवर्ड गया, अब प्रॉब्लम हो गया। आप परचेस 130 में करोगे तो वो मुश्किल है, तो आपने कहीं से वो बोरो किया, तो उसको कहते हैं वो शॉर्ट सेल में बोरो किए वाले स्टॉक्स। तो वो स्टॉक्स जो रहता है वो ट्रेडिंग पर्पस के लिए है, ऐसे हम मानते हैं, और वो लाइबिलिटी एंड अकॉर्डिंगली उसको करंट में हमेशा दिखाते हैं। ठीक है, तो वो बहुत कम, ऐसे बहुत रेयर सिचुएशंस होते हैं। थर्ड आता है लाइबिलिटी विच इज ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स, ये सेम एग्जैक्ट रेप्लिका। एंड फोर्थ पॉइंट जो है, जैसे कि लोन पकड़ लीजिए, तीसरा पॉइंट, लोन जो 12 महीने के अंदर अंदर रीपे करना है, कॉन्ट्रैक्चुअली लिखा है, पे करना है, बात खत्म। कैश क्रेडिट फॉर एग्जांपल, कैश क्रेडिट मतलब वर्किंग कैपिटल लोन, कभी आपने नॉन करंट में देखा है आज तक? कभी नहीं देखोगे, वो हमेशा करंट रहेगा। क्यों करंट रहेगा? वो करंट इसलिए होता है क्योंकि वहां पे कंडीशंस होती है, वो रिवॉल्विंग क्रेडिट कहते हैं उसको। आप तो कहेंगे वो तो हम यूज करते आ रहे सालों से, लेकिन फिर भी करंट क्यों? क्योंकि ये जो होता है ना, ये 12 महीने के अंदर आइडियली सेटल करने की जरूरत होती है। 12 महीने खत्म होने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, आपको नए डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, सबमिट करने पड़ते हैं, लोन का ड्रॉइंग पावर नए से कैलकुलेट करना पड़ता है, एंड अकॉर्डिंगली आपको ये नया लोन सैंक्शन होता है। तो आप रीपे करके वापस लेने से अच्छा है कि उसको कंटिन्यू किया जाता है। बट आइडियली आप नए सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देके आप पुराना लोन रीपे करके वापस लेने जैसा ही ये सिचुएशन होता है, इसलिए उसको हमेशा करंट में दिखा। करेक्ट। फोर्थ पॉइंट इसी से कनेक्टेड है, मैं आपको बताता हूं। देयर इज नो अनकंडीशनल राइट टू डेफर द सेटलमेंट बियॉन्ड 12 मंथ्स। यहां पे पता है मुझे कि ये डेफर नहीं कर सकता मैं, कहां? कैश क्रेडिट में, इसलिए वो थर्ड पॉइंट में आता है। लेकिन जहां पे कोई कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल राइट टू डेफर, देयर इज अनकंडीशनल राइट टू डेफर। अगर ऐसी बात है, आप पेरेंट ने सब्सिडी को लोन दिया है, आप उसको 1 साल के अंदर अंदर रीपे कीजिए, अगर नहीं रीपे कर पाए तो आप अगले 5 साल में कभी भी रीपे कीजिए, कोई कंडीशन ही नहीं है। ऐसे होता है, ये प्रैक्टिकली होता है। तो ये लोन्स जो होते हैं ये मेरे फिर यहां पे करंट में नहीं आ सकते। अनकंडीशनल राइट टू डेफर, ये मैं करते ही जा रहा हूं डेफर उसको, फिर वो ऐसी चीजें नॉन करंट में आती है। बट जहां पे अनकंडीशनल राइट नहीं है, सीसी वाली बात, तो वो यहां पे आती है। तो सीसी मैंने एक एग्जांपल लिया थर्ड में, बट सेम एग्जांपल कैन बी रेप्लिकेटेड ऑन फोर्थ। नो अनकंडीशनल राइट, कंडीशनल राइट है कैश क्रेडिट के लिए, नो अनकंडीशनल राइट, अनकंडीशनल राइट नहीं है कैश क्रेडिट के लिए, इसीलिए कैश क्रेडिट करंट में आता है। बात समझ में आ रही है आप सबको? सो ये होता है मेरा करंट, नॉन करंट। ऑल अदर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज विल बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट। ना मेरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये मिनिमम लाइन आइटम्स है। अगेन लाइक बैलेंस शीट, अगेन लाइक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टैंडर्ड हैज गिवन यू मिनिमम लाइन आइटम्स फॉर दी P&L। तो ये देख के इतना वैसे काम नहीं चलता हमारा। तो स्ट्रक्चर देखिए, तो स्ट्रक्चर में उन्होंने आगे कुछ गाइडलाइंस भी दी है, तो स्ट्रक्चर भी आपके पास दिया हुआ है। तो मैं स्टेटमेंट ऑफ P&L का स्ट्रक्चर दिखाता हूं, बैलेंस शीट और इसका स्ट्रक्चर आपके पास ऑलरेडी है बुक में, मैं सेपरेटली अभी दिखा नहीं रहा हूं आपको। What is important here? You can prepare either single statement of P&L and separate statement of OCI। ये दो अलग, ये पहला स्टेटमेंट, ये दूसरा स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट। या तो आप दोनों का एक स्टेटमेंट दिखा सकते हो या दो अलग अलग दिखा सकते हो। ये सेपरेट भी दिखा सकते हो और ये सिंगल भी दिखा सकते हो। एक के नीचे कोई अलग हेडिंग नहीं, P&L एंड OCI, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, एक के नीचे एक। दो अलग स्टेटमेंट, डैश डैश एंटिटी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड, डैश डैश एंटिटी स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड। ये दो अलग स्टेटमेंट्स हुए, ये अलाउड है IFRS में। तो
जनरली आप एग्जामिनेशन में आपको सिंगल स्टेटमेंट ही आता है, डबल स्टेटमेंट वाली बात बहुत कम बार आती है, तो आपको ध्यान में रहे कि टू स्टेटमेंट्स वाली बात जनरली नहीं आएगी। ये तो लिखने वाली बात है, मैंने आज तक जितने स्टेटमेंट्स देखे इंटरनेशनली भी वो सिंगल स्टेटमेंट होता है, डबल स्टेटमेंट वाला कोई रहता नहीं। इंडियन सिचुएशन में तो मैंडेटरीली सिंगल स्टेटमेंट है, टू स्टेटमेंट्स अलाउड है ही नहीं। ठीक है, ये आप जब पी एंड एल आप प्रिपेयर करते हो तो आपका एक रहता है रेवेन्यू एंड देन होते हैं एक्सपेंसेस, यही होता है, और इसका रिजल्ट मेरा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ये तीन ही कंपोनेंट्स हैं, इससे ज्यादा कुछ है नहीं पी एंड एल में, am I right? ये तीन कंपोनेंट्स में से ये एक्सपेंस का जो कंपोनेंट है ये वाला, ये आप प्रेजेंट कर सकते हो ईदर बाय नेचर और बाय फंक्शन। एक्सपेंसेस आप या तो उसके नेचर से प्रेजेंट कर सकते हो या तो उसके फंक्शन से प्रेजेंट कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, तो ये है, आप जो भी करते हो एग्जामिनेशन के लिए वो हमेशा बाय फंक्शन ही करोगे। क्वेश्चन नंबर 1, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर आपको बनाने के लिए आता है पी एंड एल के लिए, तो आप उसका जो फॉर्मेट देखोगे दैट विल ऑलवेज बी बाय फंक्शन एंड नॉट बाय नेचर, हमेशा ध्यान में रखना। बाय फंक्शन का मतलब होता है रेवेन्यू दिखाइए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दिस इज मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसके एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंक्शन। तो ये जो है ये बाय फंक्शन प्रेजेंटेशन एक्सपेंसेस का, इस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन में डिस्ट्रीब्यूशन के सभी एक्सपेंसेस आते हैं। उसकी एम्प्लॉय कॉस्ट आती है, उसके डिप्रिसिएशन आता है, उसके अदर एक्सपेंसेस आते हैं, सब कुछ एक लाइन में होता है। हालांकि ऑन द अदर हैंड इफ यू देखोगे, इफ यू सी द नेचर प्रेजेंटेशन ऑफ एक्सपेंसेस बाय नेचर, यू विल फाइंड दैट कि आपके एक्सपेंसेस नेचर से है। नेचर क्या है, यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन में एम्प्लॉय कॉस्ट होती है प्लस डेप्रीसिएशन होता है प्लस उसके अदर एक्सपेंसेस होते हैं, यहां पे सब कुछ इकट्ठा लेकिन रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। यहां पे ऐसा और नहीं होगा। ये फर्स्ट 3 लाइंस आर रिलेटेड टू इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स एटसेट्रा, देन एंड WIP। पहले 3 नहीं, पहले 4, सॉरी। ये इन्वेंट्री रिलेटेड है। उसके बाद में एम्प्लॉय रिलेटेड, वो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉय। फाइनेंस कॉस्ट, ये कौन से डिपार्टमेंट के लिए कॉस्ट लिए, मतलब रिसर्च के लिए लोन लिया था या मैन्युफैक्चरिंग के लिए लिया है या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लिया है, कोई जरूरी नहीं है उसको सोचने की बात ही नहीं है, एक ही फाइनेंस कॉस्ट। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरिंग एसेट्स का है, डिस्ट्रीब्यूशन एसेट्स का है या R&D एसेट्स का है, कोई जरूरत नहीं है, सब इकट्ठा एक साथ। एंड अदर एक्सपेंसेस इकट्ठा। सो इसको कहते हैं बाय नेचर। हम IFRS में कॉमनली फॉलो ये होता है, प्रेजेंटेशन बाय फंक्शन। और इंडियन सिनेरियो में ये मैंडेटरी है, यहां पे चॉइस नहीं है इंडियन सिनेरियो में। तो ये बात ध्यान में रखने जैसी है। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंटेशन बाय नेचर और फंक्शन। थर्ड, एंटिटी क्लासिफाइंग द एक्सपेंसेस बाय फंक्शन, मतलब IFRS में आप ये बाय फंक्शन जब करते हो तो आपको ये 2 खर्चे अलग से नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाने पड़ते हैं, डेप्रिसिएशन एंड एम्प्लॉय बेनिफिट्स। अगर कोई लाइन आइटम मटेरियल है तो उसका सेपरेट डिस्क्लोजर होता है, मटेरियल लाइन आइटम है इसलिए। सिमिलरली एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स दिखाने नहीं चाहिए, यू आर नॉट अलाउड टू प्रेजेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स सेपरेटली। एक्सेप्शनल आइटम्स के बारे में ये कहता है कि एनी एक्सेप्शनल आइटम इन टर्म्स ऑफ इट्स नेचर और इन टर्म्स ऑफ अमाउंट विल बी प्रेजेंटेड सेपरेटली। वो ये डी पॉइंट कहता है, एक्सेप्शनल आइटम्स। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स जो है वो दिखाने नहीं है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स मतलब क्या, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज के परे जाके जो होते हैं वो।
लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय नेचुरल कैलामिटी, ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, हर साल नहीं होंगे, कभी कभार होते हैं, वो नेचुरल कैलामिटी आ गई, हो गया, तो उसको एक्स्ट्रॉर्डिनरी कहते हैं। ये आपको सेपरेटली हाईलाइट नहीं करते, ये एनालिस्ट यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद ब खुद आइडेंटिफाई कर लेगा, आपको करने की जरूरत नहीं। अगेन थ्योरेटिकल, ठीक है, ये पॉइंट्स ध्यान में रखिए। इसके बाद अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, फिर आपका आएगा नॉर्मल रेवेन्यू लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट। जहां कहीं पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट ये वर्ड दिखे तो आप समझ लेना दिस इज प्रेजेंटेशन बाय फंक्शन। जहां टोटल इनकम बिफोर एक्सपेंसेस से आए ये आ गया तो आप समझ लीजिए कि दिस इज प्रेजेंटेशन बाय नेचर। हमेशा ये कुछ पैरामीटर्स हैं आपको ध्यान में रखने के लिए, तो ध्यान में आएगा इमीडिएटली। ये आपने कई बार देखा रहेगा, ग्रुप पेरेंट एंड सब्सिडरी रहेगा। पेरेंट भारत के बाहर है, इंडिया से, भारत से बाहर है, तो आपकी सब्सिडरी जो है वो सब्सिडरी क्या करेगी, ग्रुप रिपोर्टिंग पैक बनाती है। अब इंडिया में क्या है, बाय नेचर है, ग्रुप रिपोर्टिंग पैक के लिए क्या बनाना पड़ेगा उनको, बाय फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो ये बहुत हेडेक वाली बात आती है जनरली अगर आप वो कर रहे हैं काम, तो इसलिए ओसीआई, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मतलब क्या है, याद है आपको बाय एनी चांस? अभी मैं ज्यादा सवाल नहीं पूछूंगा आपसे। हाँ, नॉन ट्रांजैक्शनल गेन एंड लॉसेस। नॉन ट्रांजेक्शनल गेन। नॉन ट्रांजैक्शनल गेन, सॉरी एक सेकेंड, हाँ अब बताइए। नॉन ट्रांजैक्शनल गेन्स एंड लॉसेस। लॉस। नॉन ट्रांजैक्शनल गेन्स एंड लॉसेस। कई लोग मुझे अभी ऑफ दिख रहे हैं जिनका ये वीडियो ऑफ है। कीर्ति, धनंजय, ऋतुपर्ण, आशुतोष, प्रीति, राहुल, तो आप अगर वीडियो ऑन करें तो बेटर रहेगा। अब देखते हैं नॉन ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांजैक्शनल, करेक्ट। सो हमारे पास होता है एक पी एंड एल और दूसरा होता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यहां पे कुछ कंफ्यूजन है तो मैं आपको ये बता रहा हूं, ये स्टैंडर्ड में नहीं लिखा, ये एक इंटरप्रिटेशन है, कहीं से मैंने पढ़ा था तो ये वहां से आया है, कोई एक रिसर्च पेपर आया था उसके ऊपर से, तो आपको स्टैंडर्ड में नहीं मिलेगा। P&L is a summary of transactional gains or losses, but apart from that कुछ वैल्यू चेंजेस होते हैं एसेट में, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन यूजर को चाहिए। सिर्फ ट्रांजैक्शनल गेन्स एंड लॉसेस के बारे में इंफॉर्मेशन देना सही नहीं है, तो इसीलिए आईएसबी ने सोचा कि ओसीआई का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाए। ये होता है समरी ऑफ नॉन ट्रांजैक्शनल वैल्यू चेंजेस, बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, जरूरी नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव हो, दोनों चीजें आती है। नॉन ट्रांजैक्शनल वैल्यू चेंजेस, ट्रांजैक्शनल वैल्यू चेंजेस, इसके लिए हमने हर एक टॉपिक में देखा था कि क्या ट्रांजैक्शनल है क्या नॉन ट्रांजैक्शनल है, हर बार हमने ये देखा है। पीएनएल में जो जाता है, जरूरी नहीं कि यहां पे रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करें, हो ही नहीं सकता, ये गलत है बिल्कुल। अगर आपको कोई बताए कि डिफरेंशिएशन बिटवीन पीएनएल और ओसीआई इज बेस्ड ऑन रियलाइजेशन एंड नॉन रियलाइजेशन, तो ये बिल्कुल गलत है। तो ये बिल्कुल आपके मन में, अगर आपके भीतर अगर आज भी वो कंफ्यूजन है दैट द डिफरेंशिएशन बिटवीन P&L एंड OCI इज ऑन द बेसिस ऑफ रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शनल एंड नॉन ट्रांजैक्शनल। तो इसमें फर्क है। P&L में जो गेन और लॉसेस जाते हैं दैट कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ अ ट्रांजैक्शन, वेदर इट हैज टेकन प्लेस और इट विल टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर। अगर हुआ ही नहीं है ट्रांजैक्शन, फिर भी उसके गेन्स एंड लॉसेस वैल्यू चेंजेस P&L में आ सकते हैं, क्योंकि उस एसेट या लाइबिलिटी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन जल्द ही होने वाला है। हेल्ड फॉर ट्रेडिंग वाली एसेट्स
करेक्ट। हेल्ड फॉर ट्रेडिंग वाली जो भी एसेट्स है उसमें अगर वैल्यू चेंजेस हम वो स्टैंडर्ड अलाउ करता है रिकॉर्ड करने के लिए कि जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, तो वो गेन्स एंड लॉसेस पीएनएल में जाते हैं बिकॉज अंडरलाइन ट्रांजैक्शन इज एक्सपेक्टेड वेरी सून। दैट्स अ ट्रांजैक्शनल वैल्यू चेंज, जिसको ट्रांजैक्शनल गेन एंड लॉस कहते हैं हम, वो पीएनएल में जाएगा। हुआ नहीं है ट्रांजैक्शन, रियलाइज होने की बात ही दूर है, बहुत दूर, रियलाइज हो ही नहीं सकता, ट्रांजैक्शन भी नहीं हुआ, लेकिन ट्रांजैक्शनल इज एक्सपेक्टेड इन नियर फ्यूचर, हमारा ऑब्जेक्टिव ही वही है, इसलिए उसके गेन्स एंड लॉसेस पीएनएल में जा सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड अलाउ करता है उस एसेट एंड लाइबिलिटी से रिलेटेड, तो हम वो पीएनएल में लेके जाएंगे। नॉन ट्रांजैक्शनल का मतलब ट्रांजैक्शन तो हुआ ही नहीं है बट अंडरलाइन भी नहीं है। रीवैल्यूएशन रिजर्व जैसे हम कहते हैं कि लैंड के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर कोई रीवैल्यूएशन कर रहे हैं आप, वो एसेट यूज करने के लिए, बेचने के लिए नहीं है, लेकिन वो वैल्यू चेंज है, तो ट्रांजैक्शनल गेन्स एंड लॉसेस नहीं, वो प्योरली नॉन ट्रांजैक्शनल वैल्यू चेंज है, एक्सपेक्टेड ही नहीं है, वो एसेट हम आगे फ्यूचर में यूज करने वाले बिजनेस के लिए, नॉन ट्रांजैक्शनल वैल्यू चेंज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा डिफरेंस एक दोनों में है, तो हमने बहुत एलॉबरेटली इसको डिस्कस किया, तो वो ध्यान में रखिए, ट्रांजैक्शनल गेन्स एंड लॉसेस एंड नॉन ट्रांजैक्शनल वैल्यू चेंजेस। कंपोनेंट्स ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 5 कहे थे हमने, revaluation reserve, remeasurements of defined benefit plans, actuarial gains and losses. Number 3, gains and losses arising from translating financial statements of a foreign operation, FCTR. IAS 23 में, IAS 23 नहीं, सॉरी 21 में हमने ये देखा था, ये देखा था IAS 19 में, ये देखा था IAS 16 में। फोर्थ IFRS 9 की बात है, गेन्स एंड लॉसेस ऑन रीमेजरिंग एफवीटी ओसीआई फाइनेंशियल एसेट। यहां पे फाइनेंशियल एसेट इक्विटी फाइनेंशियल एसेट भी हो सकती है, यहां डेट वाली फाइनेंशियल एसेट भी हो सकती है, तो इसको हमने 4 कहा था, इसको 5th कहा था इफ यू रिमेंबर, एंड ये हमने 6th कहा था। कैश फ्लो हेजेस, ये 6 चीजें हमने डिस्कस की थी, ये 6 चीजें कभी ना कभी ट्रांजैक्शन होगा, ये नॉन ट्रांजैक्शनल आज की तारीख में है, नॉन ट्रांजैक्शन कभी ना कभी ट्रांजैक्शन हो सकता है, आज बेचेंगे नहीं बट आगे फ्यूचर में जाके बेच सकते हैं इसको। तो जब ट्रांजैक्शनल ये गेन और लॉस होगा तो इसको ओसीआई से पीएनएल में रिक्लासिफाई करना पड़ेगा, या कई चीजें पीएनएल में थ्रू रिक्लासिफाई ना होकर डायरेक्टली रिटेन्ड अर्निंग्स में जा सकती है, करेक्ट। तो हमने ये डिस्कस किया था, यहां पे ये पीएनएल है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, यहां पे पीएनएल के लाइन आइटम्स आए, यहां के ओसीआई के लाइन आइटम्स आए। ये पीएनएल का अल्टीमेट रिजल्ट मेरा क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस जो भी है, और यहां पे ओसीआई की टोटल होती है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ये टोटल होती है। ये टोटल कहां पे जाती है, ये टोटल जाती है आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, आपका ये एसेट साइड है, आपका ये इक्विटी एंड लाइबिलिटीज है, यहां पे इक्विटी में अदर इक्विटी में ये टोटल जाता है, दिस इज अ टोटल ऑफ दिस प्लस दिस, तो यहां पे रिटेन्ड अर्निंग्स, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ऑल दीज विल बी एक्यूमुलेटेड एज अ पार्ट ऑफ अदर इक्विटी। एम आई राइट? इज एवरीबडी विथ मी? तो यहां पे ये अदर इक्विटी में क्लासिफाई जब हो जाएगा ये, तो ये अदर इक्विटी कभी ना कभी ये ट्रांजैक्शनल होगा, तो ये ओसीआई से निकल के या तो यहां जाएगा या ओसीआई से निकल के रिटेन्ड अर्निंग्स में डायरेक्टली जाएगा, प्रॉफिट के थ्रू, पीएनएल के थ्रू नहीं जाएगा, ये स्टैंडर्ड कहता है। इसीलिए रिक्लासिफाइड सब्सिक्वेंटली थ्रू पीएनएल एंड विल नॉट बी रिक्लासिफाइड थ्रू पीएनएल, ये 2 कैटेगरीज में इसका क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। तो ये ए एंड बी कैटेगरीज हमने देखी थी, तो हमने रिवैल्यूएशन में हमने बी क्लासिफिकेशन लगाया था, विल नेवर बी क्लासिफाइड टू पीएनएल। सेकेंड बी लगाया था हमने, एक्चुअल गेन्स एंड लॉसेस विल नेवर बी क्लासिफाइड थ्रू पीएनएल।
आप सभी लोगों को स्क्रीन दिख रहा है मेरा जो मैं शेयर कर रहा हूं? यस, यस, किसी को विजिबल। दिख नहीं रहा है तो आपके एंड पे चेक कीजिए किसको नहीं दिख रहा है। धनंजय, आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है? आप ठीक है विकास, 1 घंटे के बाद में आप कैमरा ऑफ कीजिए। ऑलराइट, चलिए, गुड, थैंक यू कीर्ति। तो यहां पे पहले 2 लाइन आइटम्स हमारे बी सेक्शन में जाएंगे, विल नेवर बी क्लासिफाइड टू पी एंड एल। यहां पे एफसीटीआर जाएगा, एक में हमेशा रिक्लासिफाई होता है पी एंड एल में। गेन्स एंड लॉसेस एंड इक्विटी ओसीआई, इसमें से इक्विटी वाली जो फाइनेंशियल एसेट है वो बी में रहती है, डेट वाली ए में रहती है, कैश फ्लो हेज ए में रहता है। तो 6 में से 3 आइटम्स मेरे पी एंड एल में रिक्लासिफाई होते हैं, 3 आइटम्स कभी पी एंड एल में रिक्लासिफाई नहीं होती। तो उसका बाकायदा हमने बहुत ज्यादा डिस्कशन लंबा किया था, तो यू नो एवरीथिंग ऑफ दिस, ठीक है? डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? मैं सिर्फ यहीं पे पूछ रहा हूं क्योंकि ओसीआई ये एक ही है जो इसमें देखने लायक है पर से, ठीक है? एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन? विवेक? नो सर, नो क्वेश्चन। ओके। सर रिवॉल्यूशन सरप्लस एसेट सेल हुआ तो जाना चाहिए ना? एसेट सेल होगा तो वो पी एंड एल से नहीं जाता, लेकिन जाता है, वो रिटेन अर्निंग्स में डायरेक्टली जाता है। इसके बारे में ना डिटेल में बात किया है इवन इंडियन गैप में। इंडियन गैप ऑल्सो स्पीक्स अबाउट कि रिवैल्यूएशन रिजर्व पी एंड एल में कभी रिक्लासिफाई नहीं होता, ठीक है? वो रिटेन अर्निंग्स में डायरेक्टली जाता है। उसका रिकूपमेंट के बारे में हमने देखा था, इफ यू रिमेंबर, वो IAS 16 में हमने बात की थी। आज मैं क्विकली बता दूंगा उसके बारे में, ठीक है? बाकी इनकम टैक्सेस ऑफ ओसीआई विल बी इन ओसीआई, पीएनएल के पीएनएल में जाएंगे, या तो वो नेट जाएंगे या ग्रॉस लाइन आइटम्स जाएंगे, एंड इनकम टैक्स सेपरेटली दिखाया जाएगा ओसीआई से रिलेटेड। एंड रिक्लासिफिकेशन अगर है ओसीआई थ्रू ओसीआई से पीएनएल में या ओसीआई से रिटेन अर्निंग्स में, तो उसका भी एक डिस्क्लोजर हमें नोट्स टू अकाउंट्स में देना पड़ेगा। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इज बिल्कुल सिंपल, मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। इट इज नथिंग बट ऑल योर रिजर्व्स, एंटायर इक्विटी। इक्विटी में क्या क्या आता है? व्हेन वी से इक्विटी, इक्विटी में आता है शेयर कैपिटल, एंड बैलेंस शीट में आपको दिखेगा यही एक अदर इक्विटी। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से तो आपको एनसीआई दिखेगा। इस अदर इक्विटी में आपको ये बहुत अलग अलग कुछ रिजर्व्स दिख सकते हैं। यहां पे रिटेन्ड अर्निंग्स, जनरल रिजर्व, accumulated P&L एंड OCI लाइन आइटम्स, फिर FCTR रहेगा, और जितने भी हमने OCI के लाइन आइटम्स देखे थे, तो ये नॉर्मल रिजर्व से रिलेटेड है, ये OCI से रिलेटेड हो सकते हैं। जो हमने 5-6 लाइन आइटम्स देखे वो वाले यहां पे होते हैं। तो इनका एक स्टेटमेंट होता है। वो स्टेटमेंट क्या होता है? हमारा रिकंसिलिएशन होता है प्रीवियस ईयर का करंट ईयर का, एंड यहां पे पूरे रिजर्व्स होते हैं। करंट ईयर प्रीवियस ईयर में ओपनिंग बैलेंस, चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर, क्लोजिंग बैलेंस, करंट ईयर प्रीवियस ईयर दोनों के लिए। एंड ये रिजर्व्स के कॉलमनर ये प्रेजेंटेशन होता है। हर एक रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस कितना है, चेंजेस कितना है, एंड क्लोजिंग बैलेंस क्या है। रिक्लासिफिकेशन फ्रॉम ओसीआई टू पीएनएल, ओसीआई टू रिटेन्ड अर्निंग्स इसी स्टेटमेंट में दिखाया जाएगा, करेक्ट? सो ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है। नोट्स टू अकाउंट्स, ये क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस विद IFRS या द फ्रेमवर्क विच यू आर फॉलोइंग। समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, इसमें थोड़ा सा चेंज आ रहा है, तो इट इज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज की जगह आपको एप्लीकेबल नहीं है अभी, लेकिन वो मटीरियल अकाउंटिंग पॉलिसीज, ऐसी कुछ बात अभी वो कर रहे हैं IASB, तो इस साल से है, एग्जाम के लिए वो अभी एप्लीकेबल नहीं है। नंबर 3, सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइटम्स प्रेजेंटेड इन ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर डिस्क्लोजर्स, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज एंड नॉन फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स एटसेट्रा। वो स्टैंडर्ड में जो बोला है वो हमें देना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स, ये एक बड़ी बात आती है, बट अगेन दैट इज वेरी थ्योरेटिकल पर से, ये एग्जामिनेशन में ज्यादा पूछेंगे नहीं। ओसीआई से रिलेटेड आपको बात आएगी, इसलिए मैंने उसको एक्सप्लेन की। करंट नॉन करंट वाली बात आपके पास आएगी, इसलिए मैंने उसको एक्सप्लेन किया। एनी क्वेश्चंस?
श्योर, प्रेजेंटेशन में कोई सवाल नहीं है, ओसीआई से रिलेटेड भी कोई सवाल नहीं है, याद आ रहा है संजय, प्रकाश, विवेक एंड एवरीवन? Yes, brush up हो रहा है, revision, ओके, गुड, recollecting everything, whatever was done. परफेक्ट. सो राहुल, कीर्ति, कोमल समझ में आ रहा है? प्रीति समझ में आ रहा है? ओके. Sir, notes to accounts में हाँ for let's say for example any item of balance sheet, then हाँ they mention 1B, 1 in bracket, and there are notes to that. That is what it is, right? Notes to accounts. ये हाँ इसकी क्या बात कर रहे हैं आप? सॉरी, हाँ. Notes to इसमें account, some reference is given against the item of a balance sheet. करेक्ट, ये जो होता है ना, करेक्ट, बैलेंस शीट पी एंड एल में उसके नोट के रेफरेंसेस होते हैं, वो रेफरेंसेस में ये नहीं रहेगा. स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस वैसे भी देना पड़ेगा. With this financial statement, these financial statements are prepared in compliance with IFRS as issued by IASB. ये स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस. फिर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज आएगी, जजमेंट्स, एस्टिमेट्स आएंगे, एंड फिर ये बैलेंस शीट से रिलेटेड एंड पी एंड एल से रिलेटेड ये नोट्स आते हैं. First one is a declaration that we have complied to all the standards. यस, Okay. आप कोई भी स्टैंडर्ड देख लीजिए, कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लीजिए. आप रिसेंटली जो हुए हैं, अभी तो मई है, तो कई सारे कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिश हो जाएंगे. इन्फोसिस का तो आ भी गया. तो आप देखिए, कंपनी बैकग्राउंड रहता है, उसके नीचे बेसिस ऑफ कंप्लायंस रहता है या बेसिस ऑफ प्रिपरेशन. इट्स नथिंग बट द स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस. वहां पे इंडियन कंपनीज में लिखा रहेगा दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विथ सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 and companies account Indian accounting standard rules 2015 updated as regularly. करेक्ट? तो इसका मतलब इंडेस, इंडियन गैप रहेगा तो कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006 एज अपडेटेड ऑन अ रेगुलर बेसिस. ठीक है. सेकेंड टॉपिक करके हम हमारा ब्रेक लेंगे, विच इज अ वेरी शॉर्ट ब्रेक ऑफ 5 minutes to 10 minutes. वो देख लेते हैं हम कितने मिनट का हमारा ब्रेक है. सो हमारा ब्रेक है 5 मिनट का. आते हैं 37 प्रोविजंस कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज. नाउ दिस इज वेरी पॉपुलर टॉपिक. ठीक है. सो इसमें प्रोविजंस से रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखे तो देखिए कब कब आए थे. यहां पे ये हमारा क्वेरी रेजोल्यूशन सेशन के लिए हमने किया था. तो आपको ये पता चलेगा. ये क्वेश्चंस आए हैं दिसंबर 2021, दिसंबर 19, जून 19, दिसंबर 18, दिसंबर 17. बहुत दिन से इसके ऊपर डायरेक्ट सवाल नहीं आया है. बहुत साल से 21 के बाद नहीं आया. 3 साल हो गए. 6 अटेम्प्ट्स, लगभग 5 अटेम्प्ट्स बोल सकते हैं आप. तो ये आप एक्सपेक्ट कर लीजिए कि इसके ऊपर सवाल शायद आ भी सकता है. और आएगा तो कितने मार्क्स के लिए आएगा? 10 मार्क्स के अराउंड आएगा. कहीं पे 4-5 मार्क्स के लिए भी आ सकता है. बट आया तो इतना सिंपल रहता है. ये 3 टॉपिक्स यहां पे इंक्लूडेड है. 3 टॉपिक्स में एक है प्रोविजंस, दूसरा है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी एंड कॉन्टिंजेंट एसेट. इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी डेफिनेशन आपको याद में रहनी चाहिए और इसका अकाउंटिंग एंट्री ध्यान में रहना चाहिए. डेफिनेशन अगर ध्यान में रखते हो तो आपको वो प्रोविजन रिकॉग्नाइज कब करना है ये ध्यान में रहेगा ही. ये बात बिल्कुल तय है. तो 3 से 4 चीजें अगेन इसमें इंपॉर्टेंट है. अपार्ट फ्रॉम प्रोविजन की डेफिनेशन क्या क्या करना है यहां पे आउटलाइन कर लेते हैं हम. पहली बात, नंबर 1, प्रोविजन के बारे में तो हम बात कर ही लेंगे. व्हाट इज प्रोविजन, प्रोविजन मेजर कैसे करते हैं. इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यह है, जो पूछी जा सकती है, वो ये है ओनरस कॉन्ट्रैक्ट्स, रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजंस
restructuring provisions, environmental provisions, बहुत सिंपल है ये, एंड रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस। एग्जामिनेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रीइंबर्समेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जा सकता है, ये आपको पूछा जा सकता है। ओनरस कॉन्ट्रैक्ट्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजंस, ये भी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ओनर्स कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत सिंपल है, लेकिन यहां पे कुछ कंडीशंस होती है, यहां पे भी कैलकुलेशंस होते हैं। तो अगर प्रोविजन से रिलेटेड सवाल आया तो इनमें से कोई एक हो ही सकता है, अपार्ट फ्रॉम, मतलब प्रोविजन का तो बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा ही, बट हाउ टू अप्लाई दैट इन दिस 4 एस्पेक्ट्स, ये आपको पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये जनरली ध्यान में नहीं रहती, ध्यान में नहीं मतलब ऐसे आपको स्पेसिफिकली ये ध्यान में नहीं रहेगा। अगर ये भी करना है तो ये आप पक्का लिख लीजिए कि अगर कोई सवाल आता है तो ये कॉन्सेप्ट आपको करना ही करना है, आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते। बेसिक प्रोविजन की डेफिनेशन ये तो करनी ही है, कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कंटिंजेंट एसेट्स ये तो करना ही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात करते हैं प्रोविजन। व्हाट इज प्रोविजन? प्रोविजन इज लायबिलिटी, इट इज एक्चुअली अ लायबिलिटी, but it is uncertain of either this or both। दोनों भी अनसर्टन है या दो में से कोई एक अनसर्टन है, अमाउंट एंड टाइमिंग। तो पहले लाइबिलिटी का मतलब क्या है ये देखना पड़ेगा। am I right? What is liability? अगर हम पूछे कि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों करते हैं, हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों करते हैं, जर्नल एंट्री थोड़ी दी जाती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। ये तो आज बात मैंने शुरू में करनी चाहिए, तो मैं जो अभी कर रहा हूं, ये हम हर बार ये बात करते हैं, मैं तो हर बार ये दोहराता हूं ये चीजें। सोचिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई अकाउंटिंग एंट्री कभी नहीं मिलेगी आपको 5 प्रिंसिपल्स मिलते हैं। कौन कौन से बता पाएंगे आप? एक, रिकॉग्निशन, वो कब एसेट या लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है। तो ये जो 5 प्रिंसिपल्स है, एक सेकंड रुकिए बस, ये 5 प्रिंसिपल्स ये अकाउंटिंग के लिए, अकाउंटिंग एंट्री के लिए नहीं। अकाउंटिंग मतलब ये 5 प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग करना है मतलब ये 5 चीजें करनी है। किसके लिए ये अकाउंटिंग करना है? तो देयर आर 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स जिसका अकाउंटिंग हम करते हैं और जिसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। एक है एसेट, दूसरा है लायबिलिटी, तीसरी बात है इक्विटी, चौथी बात है इनकम एंड पांचवी बात है एक्सपेंडिचर। ये 5 एलिमेंट्स मेरे बुक्स में, आपका आवाज नहीं आ रहा प्रकाश? अच्छा, I was reading it. ओके, नो प्रॉब्लम। सो ये 5 कंपोनेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है। इसका अकाउंटिंग जो होता है, इसका अकाउंटिंग मतलब क्या? इसका अकाउंटिंग मतलब एक, व्हेन टू रिकॉग्नाइज, सेकेंड, मेजर, इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, how to present that in the financial statements, de-recognize and disclosure। हालांकि हमने अकाउंटिंग कहा था पहले 2 चीजों के लिए, मेनली रिकॉग्नाइज कब करना है और मेजरमेंट कैसे करना है, इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट। ये 2 चीजें जो है, तो मेजरमेंट में इनिशियल प्लस सब्सिक्वेंट, ये चीजें आती है। तो यहां से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें ये सब प्रिंसिपल्स देता है विद रिस्पेक्ट टू दीज 5 एलिमेंट्स। उसमें से एक एलिमेंट है लायबिलिटी। ये लायबिलिटी का डेफिनेशन असल में है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में आपको सब कुछ दिया गया है, ये 5 एलिमेंट्स के डेफिनेशन दिए गए। व्हाट इज एसेट, व्हाट इज लायबिलिटी, व्हाट इज इक्विटी, व्हाट इज एक्सपेंडिचर, व्हाट इज इनकम, वो कब रिकॉग्नाइज करना है वो भी दिया है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में।
तो लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? बैलेंस शीट में तो हमें पता है, अभी ये 5 में से 3 एलिमेंट ये एसओएफपी के है, मतलब बैलेंस शीट के है, और ये आते हैं पी एंड एल में। बैलेंस शीट में मेरे एलिमेंट्स यहां आते हैं 3 में से, एसेट यहां पे आती है, इक्विटी यहां पे आता है, और लाइबिलिटी यहां पे आता है। ये 3 एलिमेंट्स मेरे यहां पे आते हैं। यहां से पैसा मैं रेज करता हूं, आई रेज फंड्स विद द हेल्प ऑफ ईदर इक्विटी और लाइबिलिटी, और मैं अप्लाई करता हूं एसेट्स में। ये मैं अप्लाई करता हूं एसेट्स में। तो लाइबिलिटी का एक फीचर है, इक्विटी का अलग फीचर है। इक्विटी में कोई ऑब्लिगेशन नहीं, लाइबिलिटी में ऑब्लिगेशन है रीपे करने का। सो रीपेमेंट ऑब्लिगेशन इज देयर विथ रिस्पेक्ट टू लाइबिलिटीज। फंड्स रेज जब मैं लाइबिलिटी की नेचर में करता हूं तो मुझे पैसे वापस देने का ऑब्लिगेशन होता है, इक्विटी में ऑब्लिगेशन होता नहीं। तो लाइबिलिटी का मतलब है इट इज द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। ऐसी कोई इवेंट घट चुकी है, हो चुकी है, जिसकी वजह से वो पैसे देने के लिए मेरे पास ऑब्लिगेशन है। आई कैन नॉट अवॉइड दैट। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या? ये कॉन्ट्रैक्चुअली, ये ऑब्लिगेशन किस तरीके का होता है? या तो ये लीगल होता है, लीगल कॉन्ट्रैक्चुअल, और दूसरा होता है कंस्ट्रक्टिव, खुद ब खुद लिया हुआ। करेक्ट? तो ये दो में से कोई एक ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब ये मेरे ऊपर ऑब्लिगेटरी है, दैट आई कैनॉट अवॉइड। I cannot avoid the obligation. The event has already occurred, taken place, which now I cannot avoid. Where there is a probability of outflow of outflow of resources in future, and I can measure it reliably. ये ऐसी बात है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? लाइबिलिटी। ये तीनों के तीनों फीचर्स मौजूद होना जरूरी है लाइबिलिटी कहने के लिए। अगर मेरे पास कोई इवेंट हो चुकी है जिससे मेरे पास ऑब्लिगेशन है, लीगल केस फाइल हो चुका है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, लेकिन ये केस में जीत सकता हूं, देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो, तो ये कंटिंजेंट हो गया, ये लाइबिलिटी नहीं हुआ। ये अगर केस फाइल हो चुका है, पता है केस हारने वाला हूं, पैसे देने पड़ेंगे, कितने देने पड़ेंगे? 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। 1 लाख रुपए की मेरी लाइबिलिटी है, कब देने पड़ेंगे पता नहीं, तो ये लाइबिलिटी प्रोविजन होगी। बात समझ में आ गई आपको? इसीलिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वाले खर्चे हम प्रोविजन करके रिकॉग्नाइज नहीं करते, क्योंकि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वाली सर्विसेज अभी तक अवेल की ही नहीं, तो वो रिकॉर्ड हो नहीं सकती एज अ प्रोविजन, एज अ लाइबिलिटी। अभी ऑब्लिगेटरी है नहीं मेरे पे, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि सर्विसेज लेने के बाद पैसे दूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट है। सर्विसेज ली नहीं तो पैसे देने के लिए मैं ऑब्लिगेटरी हूं ही नहीं। Am I right? मेरे पास ऑब्लिगेशन तभी आएगा जब मैं सर्विस ले लूंगा, तभी। तो ये फ्यूचर ऑब्लिगेशन हो, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब क्या? सर्विसेज ले ली है और अब मुझे देना पड़ेगा ही पैसा उसके लिए, चाहे मैं बिजनेस कंटिन्यू करूं या चाहे बिजनेस रोक दूं, फर्क ही नहीं पड़ता उसके लिए। तो ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होगा जब सर्विसेज ले लिए। सर्विसेज ले लूंगा फ्यूचर में, तब जाके मुझे पैसा देना पड़ेगा, तो ये फ्यूचर ऑब्लिगेशन है, ये नहीं आएगा। तो ये तीनों चीजें जरूरी है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज्ड आउट ऑफ पास्ट इवेंट, इवेंट हो चुकी है। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना इज नॉट जस्ट द इवेंट, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट पे के बेसिस पे अगर वो चीजें आ चुकी है, सर्विसेज ले चुका हूं, तो ये मैंडेटरी है। ड्राई डॉकिंग एक्सपेंसेस जैसे हमने बात की थी IAS 16 में, इफ यू रिमेंबर, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ड्राई डॉकिंग एक्सपेंसेस की प्रोविजन नहीं हो सकती, 3 साल के बाद करना है, बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, तो उसका प्रोविजन नहीं ले सकते। जब सर्विसेज ले लेंगे तब करेंगे। 3 साल के पहले अगर स्क्रैप कर दिया मैंने शिप, तो थोड़ी ना मेरे पास कुछ ऑब्लिगेशन है ही नहीं, कुछ ऑब्लिगेशन। भले ही वो लीगली मैंडेटरी 3 साल के बाद आपको ड्राई डॉक करना ही पड़ेगा, तब तक शिप यूज नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो ऑब्लिगेशन अभी तक नहीं आया। तो ये क्या हुआ? एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। ये तीनों कंडीशंस मैंडेटरी होती है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी होना चाहिए। कोई सूट फाइल करेगा तो तब देखेंगे ना, तो ये फ्यूचर ऑब्लिगेशन है, सूट फाइल करेगा तब, अब नहीं, तो वो फ्यूचर ऑब्लिगेशन है, तो बात खत्म। करेगा तो मुझे पता है कि कितना पैसा, मैं हारने वाला हूं केस, मुझे पैसे देने ही पड़ेंगे, कितने देने पड़ेंगे? 1 लाख, लेकिन अभी फाइल किया ही नहीं तो सवाल ही नहीं आता।
तीन में से एक कंडीशन फेल हो गया पहला, बाकी दो सेटिस्फाई हो गई, करेगा कोई सूट फाइल तो मुझे पता है मैंने वेस्ट वाटर मेरा रिवर में छोड़ दिया है, फ्रेश वाटर में आई हैव कंटेमिनेटेड द वाटर, पानी खराब किया है मैंने, तो मेरे ऊपर एनवायरमेंटल डैमेज की केस लग सकती है, लगेगी तो मैं केस हारूंगा, मैं केस हारूंगा तो मुझे 5 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये 5 लाख रुपए, ये अमाउंट भी फिक्स्ड है, प्रोबेबिलिटी है कि मुझे ये पैसा देना ही पड़ेगा, जीतने के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन फाइल किया ही नहीं किसी ने सूट अभी तक, तो प्रोबेबिलिटी की बात है ही नहीं। देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, इसलिए कंटिंजेंट हो गया। किसी ने सूट फाइल कर दिया, मेजर नहीं कर सकता, केस हारूंगा, पता नहीं कितना डैमेज देना पड़ेगा, फिर भी कंटिंजेंट। तो तीनों कंडीशंस मैंडेटरी है इन ऑर्डर टू मेक दैट आइटम एज अ लाइबिलिटी। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस प्लस रिलायबल एस्टिमेट, एक भी फेल होता है इट बिकम्स कंटिंजेंट लाइबिलिटी। बात समझ में आ रही है सबको? बस सिंपल। जब ये लाइबिलिटी अनसर्टन होती है फॉर टाइमिंग और फॉर अमाउंट, दोनों में से कोई एक, तो इसको हम प्रोविजन कहते हैं, प्रोविजन फॉर रिस्टोरेशन लाइबिलिटी। इफ यू रिमेंबर, कोई एसेट हमने इंस्टॉल की है, ऑयल रीग जैसे हमने बात की थी, ऑयल रीग, तो ये एनवायरमेंटल लाइबिलिटी की भी केस होती है। ये ऑयल रीग है, ये समंदर है, ये ऑयल रीग है, ये इंस्टॉल करने के लिए ये मैंने कंटेमिनेट कर दिया है, यहां पे इंस्टॉलेशन हो गया है जमीन के नीचे समंदर में, तो ये इंस्टॉल करने के बाद ये लैंड रिफिल करना पड़ेगा, लैंड रिफिल करना पड़ेगा। ये लैंड रिफिल जब मैं करता हूं तब वो खर्चा आएगा। ये कब करना पड़ेगा? इस ऑयल रिग को डिसमेंटल करने के बाद, अनइंस्टॉल करने के बाद। कब होगा ये? 10 साल में, 15 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है। सो टाइमिंग इज अनसर्टन। कितना खर्चा आएगा टाइमिंग ही पता नहीं, अमाउंट भी अनसर्टन ही हो सकता है, तो इसलिए वो क्या होगा, वो भी अनसर्टन। तो इसलिए यहां पे एक प्रोविजन, लेकिन डैमेज तो हुआ है, वो तो करना ही पड़ेगा खर्चा, इसलिए दिस इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, यू कैन नॉट अवॉइड इट। आप इससे के साथ बिजनेस करो ना करो, ये आपके पास लीगली मैंडेटरी है, या किसी के साथ गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्चुअली मैंडेटरी है, चाहे जो भी हो, तो ये आपका घटना घट चुकी है, आपका डैमेज हो चुका है, आपको रिस्टोर करना पड़ेगा, वेदर यू कंटिन्यू बिजनेस, वेदर यू स्टॉप बिजनेस, वेदर यू सेल बिजनेस, वॉट एवर इट हैपेंस, तो इसका कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा। इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज्ड आउट ऑफ इंस्टॉलेशन इवेंट, पास्ट इवेंट, जिसकी वजह से देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस एंड जिसका एस्टिमेट मैं कर सकता हूं, ये प्रोविजन बनेगा। इसका अकाउंटिंग एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, डेबिट में जो जाता है एंड क्रेडिट में। लाइबिलिटी है तो क्रेडिट में जाएगी, प्रोविजन अकाउंट। ये प्रोविजन मेजर किस तरीके से करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात इसमें देखनी है। और डेबिट कहां जाएगा? डेबिट P&L में एक्सपेंस के लिए जाता है, P&L अकाउंट, डायरेक्ट एक्सपेंस। बट अगर 1 साल का ही है तो मतलब ये जो खर्चा आएगा इंस्टॉलेशन का या डिसमेंटलिंग है, इंस्टॉलेशन करने के बाद रिस्टोरेशन से रिलेटेड जो खर्चा आएगा, ये किससे रिलेटेड है? ये एसेट से रिलेटेड है। एसेट क्या 1 साल में बेनिफिट देगी या अगले 10 साल में बेनिफिट देगी? अगले 10 साल में बेनिफिट देगी। तो ये जो रिस्टोरेशन का खर्चा है, ये सिर्फ 1 साल के ऊपर नहीं जा सकता है, 10 साल के ऊपर जाना चाहिए, मैचिंग कॉन्सेप्ट। इसीलिए ये P&L में इमीडिएटली हम डाल नहीं सकते इस खर्चे को, इसलिए उसको एसेट में हम कैपिटलाइज करेंगे। तो या तो ये P&L में जाएगा इफ रिलेटेड बेनिफिट, जैसे हम लेट्स से प्रोविजन, ये वारंटी का, ये प्रोविजन कौन कौन सी कैटेगरीज हो सकती है? लेट्स से वारंटी प्रोविजन। वारंटी किसके अगेंस्ट दी जाती है? जो आपने सामान बेचा है उसके अगेंस्ट, जो गुड्स आपने बेचे उसके अगेंस्ट। तो उसका रेवेन्यू एक ही साल में रिकॉर्ड होता है, इसलिए प्रोविजन फिर पूरा पूरा P&L में जाता है। उस साल की रेवेन्यू उसी साल में P&L में आया, इसलिए उससे रिलेटेड खर्चा इमीडिएटली P&L में आएगा। लेकिन ये डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन होता है, ये डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन का ये जो खर्चा है, ये डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन कहां पे जाएगा? ये एसेट में जाएगा,
क्योंकि ये एसेट से रिलेटेड है, ये अगले कई सालों में मुझे बेनिफिट देगा। तो अकाउंटिंग एंट्री में डेबिट जो जाता है प्रोविजन का काउंटर, या तो वो P&L में जाता है या तो वो एसेट में जाता है। क्रेडिट जो जाएगा ये लाइबिलिटी में जाएगा, प्रोविजन अकाउंट। इट मे बी प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर लीगल सूट, प्रोविजन फॉर dismantling restoration, provision for restructuring, provision for onerous contracts, whatever it is. Are you getting my point, everyone? कोई सवाल है यहां पे अकाउंटिंग एंट्री से रिलेटेड? ये अकाउंटिंग एंट्री समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका डेबिट या तो P&L में जाता है या एसेट में जाता है। जिसके लिए ये प्रोविजन कर रहा है उससे रिलेटेड बेनिफिट मेरा अकाउंटिंग अगर ओवर द पीरियड हो रहा है तो वो एसेट में जाएगा, वो अगर एक ही साल में हो रहा है तो वो P&L में जाएगा। ठीक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट हमने देखा था। तो ये अकाउंटिंग एंट्री है प्रोविजन से रिलेटेड। प्रोविजन इज, ये आपको डेफिनेशन एग्जामिनेशन में लिखना पड़ सकता है। ठीक है, अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाए और एक्सप्लेनेटरी, बहुत बार देखिए एग्जामिनेशन में जो पूछा जाता है, इट इज नॉट जस्ट द न्यूमेरिकल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ दे तो बाकी क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, ये 3 सवालों में जो भी सब क्वेश्चंस आएंगे सब में लिखा रहेगा कि एक्सप्लेन, सॉल्व एंड एक्सप्लेन। एक्सप्लेनेशन के लिए इक्विवेलेंट मार्क्स से एक्सप्लेन नहीं करोगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैंने 1000 बार ये बात आपसे इसके पहले कही है कि ये डिफरेंस जो आता है 45 मार्क्स एंड 50 मार्क के बीच का, ये वो नंबर होता है, ये वो रीजन होता है। ये नंबर जो 45 आता है उनका एक्सप्लेनेशन अप्रोप्रिएट नहीं है, इसलिए 45 है। जिनको 50 या उससे ज्यादा मार्क होते हैं उनका एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, लगता है 4-5 मार्क्स, बट वो हर एक क्वेश्चन में अगर छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया, इसलिए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो एक्सप्लेनेशन सही से दिया तो आपके 5 से 6 मार्क्स बटोरे जा सकते हैं 5 से 6 क्वेश्चंस में। तो आपका इमीडिएटली मार्क्स कितने हो जाते हैं? 51 हो जाते हैं 45 से। तो ये एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सप्लेनेशन के लिए ये डेफिनेशन जरूरी है, रटना नहीं है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेमोराइज, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट, राइट इन योर ओन वर्ड्स। इट्स नथिंग रॉन्ग इन राइटिंग योर ओन वर्ड्स। आर यू विथ मी एवरीवन? ठीक, आगे बढ़े। जैसे हमने देखा ये लीगल हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मतलब सेल्फ एस्टैब्लिश पैटर्न होता है, सेल्फ डिक्लेयर्ड पॉलिसीज होती है। एनवायरमेंटल डैमेज का कोई गवर्नमेंट का पॉलिसी नहीं है, लेकिन हमने हमारा खुद का पॉलिसी बनाया। हमने कहा कि हम ये डैमेज जो हमने एनवायरमेंट के लिए का किया है, इसका हम रिपेयर खुद करेंगे। कहीं लिखा नहीं है, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशंस। Generally required categories for the provisions is provision for litigation, warranties, environmental obligations, onerous contracts and restructuring. तो इसमें मैंने कहा आपसे ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है एंड ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम दिस इज रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस। तो एक एक करके क्विकली देखते हैं। Do not provide for future operating losses, currency risk, political risk, general business risk, restructuring projects। इसके ऊपर सवाल आ सकता है। आपको ऐसा एक सवाल आएगा कि आपका जूनियर आपसे सवाल पूछ रहा है ऑफिस का कि उसने क्लाइंट में ये चीजें देखी एंड ही थिंक्स दैट दे शुड प्रोवाइड फॉर द करेंसी रिस्क, दे शुड प्रोवाइड फॉर द ऑपरेटिंग लॉसेस विच आर एक्सपेक्टेड, they should provide for the general business risk or general restructuring project, not specific। 37 में जो बात की है वो those are specific restructuring provisions which has a defined plan in place how to execute। तो वो general restructuring नहीं होते। मेंटेनेंस एंड रिफर्बिशमेंट्स के लिए प्रोविजन करनी चाहिए, ऐसे सवाल आ सकते हैं। तो आपको ये एक्सप्लेन करना है कि ये नहीं क्यों नहीं कर सकते। तो आप कौन सहारा क्या ले सकते हैं? ये डेफिनेशन का आपको सहारा लेना पड़ेगा। आपको पहले देना पड़ेगा प्रोविजंस आर लाइबिलिटीज विच आर अनसर्टन फॉर टाइमिंग और अमाउंट। करेक्ट? एवरीबॉडी इज विथ मी?
फिर लिखेंगे लाइबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज्ड आउट ऑफ पास्ट इवेंट from which there is a probability of outflow of economic resources and which can be measured reliably. However, in case of these operating losses, future operating losses, political risk, currency risk, general restructuring projects, these are not present obligations. These can be avoidable. These are not present obligations and hence entity cannot provide it. Correct? And hence these are not provisions. We cannot provide for it. ये आपको इस तरीके से सीक्वेंस से लिखना पड़ेगा. एग्जामिनेशन में क्या करना है यही आपको सोचना है हर एक कॉन्सेप्ट से. ये छोड़िए डी रिकॉग्नाइज कब कर सकते हैं, ओनली व्हेन वो खर्चा आएगा तब दोबारा से पी एंड एल में डेबिट नहीं होगा, तो ये प्रोविजन को रिवर्स करेंगे. आप प्रोविजन को डेबिट करेंगे ना कि पी एंड एल में डेबिट करेंगे. पहला एंट्री क्या किया था, पी एंड एल डेबिट क्रेडिट प्रोविजन या डेबिट एसेट क्रेडिट प्रोविजन. अब जब असल में आउटफ्लो होगा तो वो आउटफ्लो दोबारा से पी एंड एल में नहीं जाएगा. अब ये प्रोविजन रिवर्स करोगे एंड कैश एंड बैंक को क्रेडिट दोगे. ठीक है. मेजरमेंट इज द बेस्ट एस्टिमेट. ये सब जगह पे आगे सब स्टैंडर्ड में आपके पास आने वाला है या और हमने जब किया था तब आ चुका था. एवरीवेयर वी हैड सीन हाउ टू मेजर, तो यही प्रिंसिपल सब जगह पे हमने अप्लाई किया था. बेस्ट एस्टिमेट मतलब दो आउटकम हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं. दो ही आउटकम्स है तो सिंगल मोस्ट लाइकली आउटकम. केस हारेंगे या केस जीतेंगे, व्हाट इज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी. केस हारेंगे पूरा प्रोवाइड करना पड़ेगा. मतलब केस हारने के चांसेस है 75%, चांसेस ऑफ लूजिंग केस. पेनल्टी कितनी है इन केस ऑफ लॉस, यहां पे दिया है 70% चांसेस है कंपनी विल लूज द केस एंड हैव टू पे द डैमेजेस ऑफ USD 6000. तो पूरा का पूरा 6000 का प्रोविजन करना पड़ेगा. 70% ऑफ 6000 नहीं करोगे आप, ये गलत है. इट विल नॉट बी मेजर्ड लाइक दिस. 70% प्रोबेबिलिटी है तो पूरा प्रोवाइड करना पड़ेगा. सिंगल मोस्ट लाइकली आउटकम. am I right? Is everybody with me on this? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन जहां पे दो से ज्यादा आउटकम्स है, 4 प्रोबेबिलिटीज है, नो प्रोविजन 70% चांसेस है, माइनर 10%, ये 5% और ये लेट्स से 15% ऐसे चांसेस है. तो जो भी डैमेज है यहां पे 0 आएगा मल्टीप्लाइड बाय 70%. तो यहां पे क्या करना पड़ा, प्रोबेबिलिटी आउटकम. एक से ज्यादा आउटकम है तो यहां पे प्रोबेबिलिटी आउटकम. तो ये एग्जांपल हमने एक लिया था हमारी क्लास में, उस वक्त भी 75% चांसेस है कि डैमेज कुछ नहीं होगा. मैंने कुछ गुड्स बेचे हैं और मैंने कहा है कि वारंटी मैं दे रहा हूं, तो अगर वारंटी के लिए प्रोडक्ट वापस आता है, माइनर डैमेज है तो 20 लाख खर्चा आएगा, मेजर डैमेज है तो 40 लाख रुपए खर्चा आएगा. 75% चांसेस है कि कुछ डैमेज नहीं आएगा तो मेरा प्रोविजन का लाइबिलिटी नील रहेगा. 20% चांसेस है कि माइनर डैमेज आएगा तो 20 लाख रुपए का खर्चा आएगा, 20 लाख USD का खर्चा आएगा, तो ये खर्चा आएगा 4 लाख USD का मल्टीप्लाइड बाय 20% ऑफ 20 लाख. एंड 5% चांसेस है कि मेजर डिफेक्ट आएगा, तो इन दैट केस माय एक्सपेंस विल बी दिस मच. टोटल प्रोविजन एक्सपेंस विल बी इन दैट केस 6 लाख. इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी वेट दे के कैलकुलेशन करना. जहां पे मल्टीपल आउटकम्स है तो वहां पे प्रोबेबिलिटी का वेट देना है, बट सिंगल मोस्ट लाइकली में प्रोबेबिलिटी का वेट असाइन नहीं करते ही. सिंगल मोस्ट लाइकली आउटकम में प्रोबेबिलिटी का वेट असाइन नहीं करती. ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना. ठीक है. इज एवरीबडी विथ मी? समझ में ना आए तो पूछते जाइए. इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेजरमेंट में है, तो मेजरमेंट में 2 पॉइंट्स है. ठीक है. मेजरमेंट में 2 पॉइंट्स. नंबर 1, इट हैज टू बी मेजर्ड एट बेस्ट एस्टिमेट. बेस्ट एस्टिमेट मतलब मोस्ट लाइकली आउटकम है तो जो सिंगल मोस्ट लाइकली आउटकम है उसके ऊपर पूरा प्रोविजन करना है. अगर नहीं है तो नहीं करना है. सेकेंड इज मल्टीपल अगर ऑप्शंस है या मल्टीपल चॉइसेस, मल्टीपल अगर आउटकम्स है तो आपको प्रोबेबिलिटी वेट असाइन करना है. इसको कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड. वो असाइन करके आप वैल्यू निकालीजिए. ये पहला पॉइंट मेजरमेंट में ध्यान रखना है. दूसरा क्या ध्यान में रखना है, अगर टाइम वैल्यू सिग्निफिकेंट है, मटीरियल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे प्रेजेंट वैल्यू भी करना पड़ेगा. ये सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है.
इसके पहले हमने क्या देखा था? डेफिनेशन ऑफ लाइबिलिटी, डेफिनेशन ऑफ प्रोविजन एंड उसकी अकाउंटिंग एंट्री। ये तीन चीजें देखी थी हमने, डेफिनेशन ऑफ लाइबिलिटी, डेफिनेशन ऑफ प्रोविजन एंड जर्नल एंट्री इन केस ऑफ अ प्रोविजन। P&L में डेबिट होगा या एसेट में डेबिट होगा, एंड क्रेडिट प्रोविजन लाइबिलिटी में होगा, डेफिनेशंस के अलावा। कंटिंजेंट लाइबिलिटी की एक बात देखी थी हमने कि ये प्रोविजन का एक भी पॉइंट अगर मिस आउट होता है, सेटिस्फाई नहीं होता, तो कंटिंजेंट। तो ये 4 पॉइंट्स पहले, 2 पॉइंट्स मेजरमेंट के, 6 पॉइंट्स हमने अभी तक देखे। इज एवरीबॉडी विथ मी? ये आप ना हर बार ये चीजें ऐसे स्ट्रक्चर बना के रखिए, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसके बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। करते तो अच्छी बात है, वो अलाइड पॉइंट्स है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? प्रोविजन की डेफिनेशन, लाइबिलिटी की डेफिनेशन, अकाउंटिंग एंट्री फॉर द प्रोविजंस। ये प्रोविजन या लाइबिलिटी का डेफिनेशन में से एक भी पॉइंट मिस आउट होता है या सेटिस्फाई नहीं होता, तो उसको कंटिंजेंट लाइबिलिटी कहेंगे, या 4 पॉइंट्स। इसके बाद में उसमें हमने प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या, ये भी हमने देखा, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन या लीगल ऑब्लिगेशन का ये भी मतलब देखा। तो ये 4 पॉइंट्स में आ गया। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए, तो वो अलाइड पॉइंट्स कवर हो गए। 5वां पॉइंट हमने देखा, मेजरमेंट होगा बेस्ट एस्टिमेट में। बेस्ट एस्टिमेट में मोस्ट लाइकली, सिंगल मोस्ट लाइकली आउटकम एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड, ये 2 चीजें। एंड 6वां पॉइंट हमने देखा कि अगर ये प्रोविजन पेमेंट करने का टाइमिंग 1 साल से ज्यादा है, आज प्रोविजन कर रहा हूं बट पेमेंट करने का टाइमिंग 1 साल के बाद आएगा, तो दिस हैज अ मटेरियल टाइमिंग इंपैक्ट, तो उसको प्रेजेंट वैल्यू करना चाहिए। तो एनवायरमेंटल डैमेजेस की केस में या डिसमेंटलिंग रिस्टोरेशन में हम क्या करते हैं? इसको प्रेजेंट वैल्यू करते हैं। डिस्काउंट इफ इंपैक्ट इज मटीरियल, फिर वो प्रोविजन को अनवाइंड भी करना पड़ता है। तो हमने पीपी में ये अकाउंटिंग एंट्री पहले देखा था, आज भी क्विकली बाद में देखेंगे। डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन कॉस्ट, ये कहां पे जाती है? ये जाती है एसेट में। तो मैं यहां पे नहीं लिखता हूं, सॉरी, ये मैं क्रेडिट में लिखता हूं। डेबिट मेरा जाएगा एसेट अकाउंट, क्योंकि एसेट में कैपिटलाइज होगी, एंड क्रेडिट जो जाएगा मेरा डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन प्रोविजन। ये जो आएगी ये डिस्काउंटेड रहेगी एट प्रेजेंट वैल्यू, और यही अमाउंट मैं यहां एसेट में ऐड करता हूं और इसको डेप्रिशिएट करता हूं ओवर द लाइफ ऑफ दैट एसेट। इस प्रोविजन को ये IAS 37 के अंडर रिकॉर्ड होती है, इसको अनवाइंड किया जाता है। पहले वाइंड किया जाता है, मेरा एक्सपेक्टेड खर्चा है 10 लाख रुपए, बट 10 साल के बाद, तो आज का खर्चा कितना है? 3 लाख रुपए। तो यहां पे 3 लाख पे मैं प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करता हूं। ये 3 लाख जो है ये अनवाइंड करता हूं हर साल। एक इंपैक्ट जाएगा इसका, ये अनवाइंड करना मतलब क्या? ये अकाउंटिंग एंट्री, डेबिट इंटरेस्ट एक्सपेंस 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय लेट्स से 10% है, तो 10% ये P&L में जाएगा। और क्रेडिट कहां जाएगा? यही सेम प्रोविजन बढ़नी चाहिए, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन, ये अमाउंट यहां पे जाएगी। तो ये 3 लाख जो है ये ओवर द पीरियड 10 साल में बढ़ते बढ़ते ये 10 लाख पहुंच जाएगी। तो एक एक्सपेंस कहां जाएगा? P&L में इंटरेस्ट एक्सपेंस करके जाएगा। इसको कहते हैं अनवाइंडिंग। आर यू विथ मी एवरीवन? संजय, विवेक, अनुजा, प्रीति, विकास, पूनम, रूपा, कीर्ति, ऋतुपर्ण, धनंजय, ओके। ऑल राइट, बहुत सारे लोग ऑफ वीडियो करके बैठे हैं। धनंजय, आप भी अगर कर सकते हो तो कर लीजिए। बहुत सारे लोगों को मैंने बहुत दिन से देखा भी नहीं है। हाँ चलो, अब ये 3 पॉइंटर से अभी क्विकली, थोड़ा सा हमारा टाइमिंग बढ़ गया है, इसमें क्विकली देखेंगे। रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन मतलब, रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या है?
ये आपको पहले ध्यान में देना है। व्हाट इज रिस्ट्रक्चरिंग, ये आपको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा एग्जामिनेशन में। व्हाट इज रिस्ट्रक्चरिंग? रिस्ट्रक्चरिंग मीन्स डूइंग अ बिजनेस इन अ डिफरेंट मैनर, रिमूविंग अ लेयर ऑफ मैनेजमेंट, क्लोजर ऑफ अ प्लांट, क्लोजर ऑफ अ लोकेशन इज अ रिस्ट्रक्चरिंग। दैट इज डूइंग अ बिजनेस इन अ डिफरेंट मैनर। कोई लोकेशन, कोई प्लांट पूरा बंद कर रहे हैं हम लोग, कोई मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हायर लेवल मैनेजमेंट नहीं, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को निकाल रहे हैं, तो इसको रिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। ये करते वक्त कुछ ले ऑफ करने पड़ेंगे, कुछ टर्मिनेशन करने पड़ेंगे, प्लांट बंद करने पड़ेंगे, कुछ रेंटल कॉन्ट्रैक्ट्स बंद करने पड़ेंगे। तो वो एक बड़ी एक्टिविटी होती है, उसका जो खर्चा है वो बड़ा होता है, उसके लिए टाइम भी लगता है, लेकिन वो अगर इस साल में मैंने डिसीजन लिया है तो उसका प्रोविजन इस साल में आता है, प्रोवाइडेड दिस टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। नंबर 1, there is a detailed formal plan in place that creates a valid expectation in the people which are getting affected, जिनके साथ रेंटल एग्रीमेंट्स है, जो एम्प्लॉइज है, जो हमारे वेंडर्स है, उनको पता होना चाहिए। मतलब फॉर्मल प्लान सबको इंटीमेट हो जाना चाहिए। फॉर्मल प्लान में क्या होगा, ये 5 चीजें। एक, पार्ट ऑफ द बिजनेस, विच पार्ट ऑफ बिजनेस इज गेटिंग अफेक्टेड, प्रिंसिपल लोकेशंस कौन से है, कौन से फंक्शंस, अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज विच आर गेटिंग टर्मिनेटेड, एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है, एंड टाइमिंग ऑफ इंप्लीमेंटिंग दिस। ये सभी चीजें उस प्लान में होनी चाहिए, सभी चीजें। ये एक भी चीज इसमें से मिसिंग है तो देयर इज नो डिटेल्ड फॉर्मल प्लान। डिटेल्ड फॉर्मल प्लान में ये 5 चीजें मेंशन होनी ही चाहिए, और ये फॉर्मल प्लान सबको इन्फॉर्म हो जाना चाहिए। सेकेंड इज दिस, डिटेल्ड फॉर्मल प्लान मस्ट बी इंटीमेटेड टू ऑल दोज पीपल हु आर गेटिंग अफेक्टेड, देन इन टर्न इट क्रिएट्स अ वैलिड एक्सपेक्टेशंस। ये बात आती है। सो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी इसको कहते हैं स्पेसिफिक रिस्ट्रक्चरिंग प्लान। ये जनरल नहीं है, ये सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन नहीं है। बोर्ड रेजोल्यूशन इन इटसेल्फ इज नॉट सफिशिएंट। बोर्ड ने रेजोल्यूशन किया कि हमें ये करना है तो ऐसा होगा, ये बात जरूरी नहीं है। तो ये बिल्कुल बात ध्यान में रखिए। तो ये हो गया मेरा रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन। इसके ऊपर सवाल आ सकता है आपको, तो आपको रिस्ट्रक्चरिंग प्लान मतलब क्या, तो ये 2 कंडीशंस का आपको मेंशन करने आना चाहिए। उसमें आपको फैक्ट्स दिए जाएंगे, फैक्ट्स में आप चेक कीजिए कौन सा पार्ट अफेक्ट हो रहा है, वो लिखा है क्या, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जाने वाले हैं, उनको इंटीमेट किया है क्या, कब होने वाला है, ये हुआ है क्या। भले ही रिस्ट्रक्चरिंग अभी शुरू नहीं हुआ शायद, बट उसका टाइमलाइन दिया गया है एंड वो सब कुछ इंटीमेट किया गया है उन लोगों को जो उस प्लान से अफेक्ट होने वाले हैं। तो ये स्पेसिफिक रिस्ट्रक्चरिंग प्लान है। तो ये स्पेसिफिक रिस्ट्रक्चरिंग प्लान उसका प्रोविजन मैं कर सकता हूं। ये आपको एग्जामिनेशन में आ सकता है। सेकंड आ सकता है ओनरस कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसलेबल नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसलेबल नहीं है, कैंसिल करने के बाद उसको पेनल्टी अगर आती है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, ओनरस कॉन्ट्रैक्ट्स है, बर्डनसम है। ओनरस का मतलब क्या, बर्डन है उस कॉन्ट्रैक्ट का। वो जब तक चल रहे तब तक चल रहे, दैट इज ओके। मतलब रेंट एग्रीमेंट 5 साल का है, कैंसिल नहीं कर सकते, कैंसिल करना है तो पेनल्टी है, तो बर्डनसम कॉन्ट्रैक्ट है। बट अभी नहीं, अभी एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। जब तक मैं कोई पार्टी कैंसिल नहीं करती तब तक वो ओनरस नहीं है। तो चल रहा है, मेरा रेंट चल रहा है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 2 साल के बाद और अच्छी प्रॉपर्टी मिली, मैंने शिफ्ट कर दिया। 2 साल के बाद अच्छी प्रॉपर्टी मिली, मैंने शिफ्ट कर दिया, ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, बट पेनल्टी है। मैं कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही कैंसिल नहीं कर सकता, पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो ऐसे 2 साल के बाद जब मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता हूं तो उसका ओनरस कॉन्ट्रैक्ट करके प्रोविजन आता है। तब तक वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, तब तक कोई बर्डन नहीं है, चल रहा है। द मोमेंट आई कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, either I'll have to continue by paying normal rent or I'll have to pay the penalty in order to continue that. तो ये 1-2 तरीके के मेरे पास क्या आते हैं, ओनरस बर्डन्स मेरे पास आते हैं। या तो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करो,
या तो पेनल्टी भर के उससे बाहर आ जाओ। दोनों में से जो भी लोएस्ट है वो मैं ऑप्ट करूंगा। मैं क्या कर सकता हूं, दूसरी प्रॉपर्टी मिली, ये प्रॉपर्टी किसी को सबलेट करता हूं, इनकम लेता हूं और रेंट पे करता हूं, तो जो अवॉइडेबल कॉस्ट है, अनअवॉइडेबल कॉस्ट, वो कम हो गई यहां पे, तो उसका प्रोविजन शायद मेरे को लेना पड़ेगा। रेंट भर रहा हूं 1 लाख, मिल रहा है 80,000, 20,000 रुपए का मेरे पास कॉस्ट है अनअवॉइडेबल, तो ये मेरा प्रोविजन करके आएगा। बट जब कैंसिल करता हूं तब पेनल्टी अगर है 10,000 की पेनल्टी, तो मैं क्यों अनअवॉइडेबल कॉस्ट 20,000 हूं, 10,000 मैं पेनल्टी देता हूं, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता हूं, तो 20,000 रुपए का प्रोविजन आएगा। सो लोअर जो है वो मैं यहां पे क्या करता हूं, प्रोविजन करता हूं। इसको कहते हैं ओनरस कॉन्ट्रैक्ट। ये आपको थियरी से ज्यादा इसका एप्लीकेशन आ सकता है इसका, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कितना प्रोविजन करना है। सो अनअवॉइडेबल कॉस्ट जो है उसका प्रोविजन करना है, मतलब कितना, लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ टर्मिनेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट 10,000 एंड नेट कॉस्ट ऑफ कंटिन्यूइंग द कॉन्ट्रैक्ट 20,000, व्हाट इज द लोएस्ट, दिस, तो ये प्रोविजन करना है, करेक्ट। सो हमने अभी वो डिस्कस किया, 1,000 का रेंट एक्सपेंस है, सबलेट किया, 80,000 का रेंट लिया, कॉस्ट ऑफ कंटिन्यूइंग द कॉन्ट्रैक्ट इज 20,000, लेकिन 10,000 का पेनल्टी पे करना है तो मेरे को इतना ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। आर यू विथ मी एवरीवन? रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये अगर आता है तो ये सवाल आ सकता है आपके पास। रीइंबर्समेंट मतलब किसी को वारंटी का प्रोविजन मैंने दिया है, व्हीकल बेच रहा हूं, वारंटी किसी को दी है, वारंटी का खर्चा 10,000 रुपए है, इतना प्रोविजन किया। अगर सच में वारंटी का खर्चा आ गया, कस्टमर का क्लेम आ गया मेरे पास 10,000 रुपए का, मैं कहता हूं मैं ऑटो मैन्युफैक्चरर हूं, मैंने कुछ पार्ट्स मेरे वेंडर से लिए थे, तो जो वेंडर्स की वजह से ये 10,000 रुपए का कॉस्ट पे कर रहा हूं, उसको मैंने ये पूरा का पूरा 10,000 रुपए चार्ज किया वेंडर को, 10,000। ये क्या हुआ, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस। आर यू विथ मी एवरीवन? ये रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस आप जब तक उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक वो वर्चुअली सर्टन ना हो। वर्चुअली सर्टन मतलब आपका ये असेसमेंट होगा किसकी वजह से ये लॉस हुआ है, तब जाके वो वेंडर एक्सेप्ट करेगा, तब जाके पैसे देगा। अगर ऐसी बात है तो वो वर्चुअली सर्टन नहीं होगा, जब होगा तब रिकॉर्ड किया जाएगा। वर्चुअली सर्टन मतलब वो अप्रूव करेगा, हाँ ठीक है वो मेरे से गलती हुआ था, मैं आपको ये 10,000 आपको देता हूं। तो 10,000 तभी होगा जब वो वर्चुअली सर्टन होगा, वो एक्सेप्ट करके जब वो वैलिड कुछ नोट देगा कि हाँ मैं पेमेंट कर रहा हूं, तब वो वर्चुअली सर्टन है। एविडेंस चाहिए उसके लिए, उसका सेपरेट एसेट क्रिएट करेंगे, नेट ऑफ नहीं करेंगे। वारंटी प्रोविजन के साथ ये नेट ऑफ नहीं करेंगे। वारंटी एक्सपेंस अलग दिखेगा, ये इनकम P&L में भी अलग दिखेगा, लाइबिलिटी एसेट अलग अलग दिखेंगे। हालांकि P&L में उसको नेट ऑफ कर सकते हैं, बैलेंस शीट में उसको नेट ऑफ कर ही नहीं सकते। P&L में नेट ऑफ कर सकते हैं, बैलेंस शीट में नेट ऑफ नहीं कर सकते। तो लिखा है एसेट प्रोविजंस आर नॉट नेटेड ऑफ, हाउएवर रिलेटेड एक्सपेंसेस कैन ईदर बी प्रेजेंटेड नेट और सेपरेटली। सो ये P&L में नेट प्रेजेंटेशन अलाउड, लेकिन बैलेंस शीट में इट इज नॉट अलाउड। इनकम का एसेट होगा, एक्सपेंसेस का लाइबिलिटी होगा। am I right? मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये 10,000 रहेगा तो ये खर्चा 10, ये इनकम भी 10,000 का ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। कई बार क्या होगा, ये 10,000 का खर्चा है, मैं आपको एक खर्चा भी लगाऊंगा, मेरा नाम खराब हुआ इसीलिए इसके ऊपर 20% पेनल्टी लगेगी और 2,000 रुपए आएंगे। लेकिन इवन इफ इट इज वर्चुअली सर्टन कि 12,000 रुपए मुझे मिलेंगे, जब तक नहीं मिलेंगे तब तक मैं इसका 12,000 का रिकॉर्ड नहीं करता। मैं इक्वल टू एक्सपेंडिचर वारंटी क्लेम मैं क्या करता हूं, ये खर्चा ये इनकम भी उतना ही रिकॉग्नाइज करता हूं, इक्विवेलेंट टू द वारंटी एक्सपेंडिचर। माय reimbursement of expenses, that is income, cannot exceed the warranty expenditure in P&L. Is everybody with me on this? पूनम, रूपा, कीर्ति, धनंजय, ऋतुपर्णा, विवेक, आशुतोष, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं इसलिए पूछ रहा हूं, तो आप हाँ या ना कह सकते Yes, हो। sir. ठीक है। एनवायरमेंटल डैमेजेस वही डैमेजेस जो हमने देखे, यहां पे बस वो ऑयल रीग वाला है, वो एनवायरमेंटल डैमेज ही है एक तरह से, वो प्रेजेंट वैल्यू करना पड़ता है,
वो लीगल हो सकता है या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। ये प्रेजेंट वैल्यू पे जनरली रिकॉर्ड होता है, 1 साल के बाद देना है तो, एंड अकॉर्डिंगली उसका एसेट बनाया जाता है, उसको अमोर्टाइज किया जाता है। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज देखा, यही एक प्रोविजन की डेफिनेशन है, एक भी पैरामीटर मीट नहीं हुआ, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का पॉसिबल ऑब्लिगेशन बना, प्रोबेबल आउटफ्लो का अनप्रोबेबल आउटफ्लो बना, या रिलायबल एस्टिमेट का अनरिलायबल एस्टिमेट हो गया, दोनों तीनों में से कोई एक भी पैरामीटर फेल हो जाता है तो एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज आर ओनली डिस्क्लोज्ड, नॉट अकाउंटेड फॉर, एंड नॉट अकाउंटेड फॉर। अकाउंटेड फॉर मतलब P&L में कभी नहीं आएगा, ठीक है। कंटिंजेंट एसेट मतलब वही एसेट जो फ्यूचर के इवेंट्स होने या ना होने के ऊपर डिपेंडेंट है और जिसके पैसे मुझे आ सकते हैं, ये कंटिंजेंट एसेट है। कंटिंजेंट एसेट की ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं जैसे लाइबिलिटी की है, बस लिखा है इट इज अ पॉसिबल एसेट एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, द एग्जिस्टेंस विल बी कंफर्म बाय वन और मोर फ्यूचर इवेंट्स दैट आर नॉट होली विद इन द कंट्रोल ऑफ दैट एंटिटी। ठीक है, ये डेफिनेशन लिखना जरूरी नहीं है, ये एग्जामिनेशन में आएगा ही, ये जरूरी नहीं, बट आप खुद का खुद डेफिनेशन ये बना सकते हैं। कंटिंजेंट एसेट वर्चुअली सर्टेन है तभी रिकॉग्नाइज होगी, प्रोबेबल है तो सिर्फ डिस्क्लोज की जाती है, बट प्रोबेबल नहीं है तो इसका कुछ नहीं करते, डिस्क्लोजर में भी नहीं आता। लेकिन यही बात लाइबिलिटी कंटिंजेंट है तो रिकॉर्ड की जाती है, एसेट प्रोबेबल है तो सिर्फ डिस्क्लोज की जाती है। लाइबिलिटी कंटिंजेंट है या लाइबिलिटी जब प्रोबेबल है तब रिकॉर्ड की जाती है, बट एसेट जब प्रोबेबल है तो सिर्फ डिस्क्लोज की जाती है। थोड़ा सा कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है यहां पे, ठीक है। ये स्नैपशॉट आप बाद में देख लीजिए, ये हमारा पूरा जो डिस्कशन है उसका ये जिस्ट है, एक छोटा सा। एनी क्वेश्चंस यू हैव ऑन दिस टॉपिक? एनीवन? अभी मुझे 14 people I can see here. I am hoping that this number shouldn't decrease. इनफैक्ट ये इंक्रीज होना चाहिए। 30 कुछ लगभग रजिस्ट्रेशन आए थे, अब 15 लोग तो आए नहीं। तो आपके ध्यान में अगर हमारी बैच में से कोई जो है जिनको एग्जाम देना है, आप उनको थोड़ा सा याद दिला दीजिए, क्योंकि ये ब्रशअप है क्विकली, ये कोई नए से हम टॉपिक सीख नहीं रहे, वी आर क्विकली ब्रशिंग दैट ऑल दी कॉन्सेप्ट्स। तो ये आपका बेनिफिट हो इसीलिए मैं कर रहा हूं। आप में से भी कोई ऐसा मत कीजिए, कमिटमेंट कोई बाकी की लीजिए मत। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूं।